अध्याय 61 स्तर 25 तक पहुंचना, नौकरी चुनना और विकास की आवश्यकताएं। भाग पहला। बाय जैमिन को पता था कि अपने परिवार से मिलने के लिए घर जाना एक वास्तविक चुनौती होगी। यदि अकेले विश्वविद्यालय के मैदान पहले से ही इतने खतरनाक थे तो सड़कों पर यह कितना खतरनाक होगा। किसी को भी इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए एक पल के लिए सोचने की जरूरत है कि बाहरी दुनिया जहां जानवर अनियंत्रित रूप से भागते हैं और बड़ी संख्या में लाशें इकट्ठा होती हैं, वह कहीं अधिक खतरनाक होगी। हालांकि उन्हें परिणामों की परवाह किए बिना और कठिनाइयों की परवाह किए बिना वह यात्रा करनी थी। अब चूंकि उसके पास फर्स्ट ऑर्डर के प्राणियों का सामना करने की कुछ ताकत थी और अब वह ब्लेजिंग बीटल के खिलाफ लड़ने की तरह साधनों से रहित नहीं था, बाय जैमिन ने जल्द से जल्द विश्वविद्यालय से बाहर निकलने की योजना बनाई। हालांकि अब जब शांगुआन बिन जू कुछ स्कूल बसों की चाबियां ढूंढने में कामयाब हो गया था तो सब कुछ आसान हो गया था और वह कुछ और दिन इंतजार करने को तैयार था। ठीक है, बाय जैमिन ने स्वाभाविक रूप से सिर हिलाया और उसने जो कहा उसका कोई विरोध नहीं किया। हालांकि बेहतर होगा कि आप हमारे द्वारा समूह पर लगाए गए नियमों को याद रखें, अन्यथा आपको अपने राशन का कुछ हिस्सा निकालना होगा। उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना बाय जैमिन भूमि और बाकी बचे लोगों में शामिल होने के लिए इमारत से बाहर निकलने की ओर चल दी। उसने मुझे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। चेन वह नहीं जानता था कि हंसे या रोए जब उसने गलियारे के अंत में बाय जैमिन की पीठ को गायब होते देखा। अच्छा हो या बुरा, मैं भी मुख्य सेनानियों में से एक हूं, नहीं? आपने ऐसा केवल बिन जू से ही क्यों कहा? गांव में ली ना और फैन वू ने उसे अजीब नजरों से देखा। क्या ये स्पष्ट नहीं है? वो येजुन ने धीरे से मुस्कुराया और अब खाली गलियारे को देखते हुए धीरे से कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि वह जानता है कि अगर बिन जू किसी बात पर सहमत है तो आप भी सहमत होंगे। आसान है ना? खांसी खांसी। चेन हे थोड़ा शर्मा गया और कड़वी मुस्कान के साथ वो येजुन की ओर देखा, जैसे कि उसे बता रहा हो कि उसने ऐसा क्यों कहा। यहां खेलना बंद करो और चलो यहां से चले जाओ। बाहर निकलने की ओर चलने से पहले ही शांगुआन बिन जू ने थकान महसूस करते हुए आह भरी। उसे वास्तव में एक अच्छी रात के आराम की जरूरत थी, अन्यथा वह मानसिक थकावट से बेहोश हो सकती थी। कियाओ लान के अत्याचार से बचाए गए बचे लोगों के समूह के साथ साथ महिला छात्रावास से बचाई गई महिला छात्रों का समूह जल्द ही बाय जैमिन, शांगुआन बिन जू, चेन हे, लियांग पेंग, फू जुएफे, कई जिनाई और के नेतृत्व में आगे बढ़ना शुरू कर दिया। झोंग डे। जहां तक कांग लैन की बात है, क्योंकि उसके पास केवल उपचार कौशल था, इस समय वह युद्ध में ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए बाय जैमिन ने उसे अपने पास रखा। क्योंकि इतने सारे लोगों की रक्षा करने के लिए केवल कुछ ही लोग थे, समूह के पास धीरे धीरे आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि चेन्हे और फू जुएफे किसी भी भटकते हुए ज़ोंबी को बाहर निकालने के लिए आगे बढ़े जो शायद अंदर घुस आए थे। हालांकि उन्होंने पहले ही क्षेत्र को साफ कर दिया था, वहां संभावना थी कि आसपास कोई नया संक्रमित सामने आएगा। जिम जाने से पहले 300 से अधिक जीवित बचे लोगों का समूह पहले की तरह उसी रेस्तरां में रुका और उसे पूरी तरह से खाली कर दिया। चूंकि अब 300 से अधिक लोग यात्रा पर हैं, इसलिए जितना संभव हो उतना भोजन इकट्ठा करने का अवसर लेना स्वाभाविक था। यहां तक कि बचे हुए लोगों द्वारा नाशवान भोजन भी ले जाया गया, क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि के साथ जो भोजन बाकियों की तुलना में तेजी से समाप्त हो गया वह उचित देखभाल की स्थिति के बिना भी कम से कम 2 या 3 दिनों तक चल सकता था। लियांग पेंग और झोंग डी ने अधिक भोजन संग्रहित करने और इसे लंबे समय तक चलने के लिए अपने कंधों पर 2 विशाल फ्रीजर भी ले लिए। इसके कारण समूह की पहले से ही धीमी गति और भी कम हो गई, क्योंकि झोंग डे को अपने पावर बूस्ट कौशल के ठंडा होने के बाद 20 मिनट तक आराम करने की आवश्यकता थी। आखिरकार इस कौशल के बिना झोंग डे की ताकत अपर्याप्त थी। यहां तक कि लियांग पेन को भी कभी कभी आराम करने के लिए रुकना पड़ता था और फ्रीजर को धीरे धीरे 4 या 5 के समूह में अन्य पुरुष छात्रों द्वारा लोड किया जाता था। जब वे फिर से जिम पहुंचे तो वहां बहुत सारा काम करना था, इसलिए भले ही सूरज डूबने वाला था, लेकिन महत्वपूर्ण चीजों पर चर्चा करने के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। हम इस तरह नहीं चल सकते। बाय जैमिन ने भौहें सिकोड़ ली और दीवार के सहारे झुकते हुए अपने सामने लोगों की ओर देखा। आपका क्या मतलब है? जिया जाओ ने अपनी आवाज में कुछ उलझन के साथ पूछा।
उसका मतलब यह है कि हमें इस जगह से चले जाना चाहिए। वो यूजिन ने हस्तक्षेप किया, हालांकि तकनीकी रूप से उसके पास किसी भी प्रकार की शक्ति नहीं थी। वह चतुर थी और शांगरुआन बिंगजू ने उसका समर्थन किया था, इसलिए किसी ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। बाई जेमिन ने उसकी ओर नहीं देखा और बाहर देखते हुए सिर हिलाया। ये सही है। वर्तमान में हम यहाँ पहले से ही 500 से अधिक लोग हैं, लेकिन हमारे पास सोने के लिए बिस्तर तक नहीं है और महिला छात्रावास की सफाई के बाद केवल लड़कियों को ही बदलने के लिए कपड़े मिल पाते हैं, लेकिन हम पुरुषों के पास नहीं है कुछ भी अभी तक। ये केवल इतना ही नहीं है, चेन हे ने आगे कहा, उस स्थान पर प्रकाश की व्यवस्था खराब है और पूरा वातावरण उदास है। मुझे डर है कि अगर हम यहाँ बहुत लंबे समय तक रहेंगे तो सभी संचित तनाव के कारण अन्य लोग मानसिक रूप से बीमार होने लगेंगे। शांगरुआन बिंगजू की आवाज आने तक लोगों का छोटा समूह चुप था। फिर फैसला कर लिया। उसने बाई जेमिन की ओर देखा और दृढ़ स्वर में कहा, 2 दिनों के समय में हम धीरे धीरे दक्षिण की ओर बढ़ना शुरू कर देंगे। इस प्रक्रिया में हम आसपास की इमारतों को साफ कर देंगे और सोने में सक्षम होने के लिए महिला और पुरुष छात्रावास से कुछ गद्दे हटा देंगे। उद्धरण चिन्ह। इस विचार पर किसी ने आपत्ति नहीं जताई और सभी ने सिर हिलाकर इस बात पर अपनी सहमति जताई। बाई जेमिन ने भी सिर हिलाया क्योंकि यह कदम उसकी योजना के अनुरूप था, इसलिए यह उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक था। कुछ चीजों की योजना बनाने के बाद छोटा सम्मेलन समाप्त हो गया और बाई जेमिन को मंद रोशनी वाले कमरे में अकेला छोड़कर सभी लोग चले गए। अच्छा, इतना अकेला नहीं। लिलिथ, आओ, इसे देखो। उनकी आवाज धीमी थी लेकिन एक छोटे बच्चे की तरह उत्साहित थी और उनकी आकस्मिक उदासीन अभिव्यक्ति कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। वह खिड़की के पास एक मेज पर बैठ गया और उसने उस खूबसूरत महिला की ओर हाथ हिलाया जो हर समय चुपचाप स्थिति को देख रही थी। वह सच्ची मुस्कान के साथ उसके पास आई क्योंकि उसे इस तरह उत्साहित अभिनय करते हुए देखना उसके लिए कुछ नया था और वह उसके बगल में बैठ गई, अपने काले बालों के साथ गुलाब की मनमोहक खुशबू लेकर आई। मुझे देखने दो, सुंदर लड़के। वह हंसी और अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाकर उसे इसे लेने का संकेत दिया। उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और लिलिथ का हाथ पकड़ लिया। यह पहली बार था जब उसने अपनी मर्जी से सीधे उसकी त्वचा को छुआ था क्योंकि पिछली 2 बार ही वह उसके निर्णय की शक्ति से परे थी। एक बार वह बेहोश हो गया था और आज वह उस पर कूद पड़ी थी। अब बाई जेमिन ये देखकर आश्चर्यचकित थी कि उसकी त्वचा कितनी मुलायम थी। यहाँ तक कि दुनिया का सबसे बेहतरीन और सबसे महंगा रेशम भी शायद उसके हाथ की दोषरहित बनावट की तुलना नहीं कर सकता। हालांकि बाई जेमिन ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि उन्होंने अब तक हासिल किए गए अपने रिकॉर्ड पर ध्यान केंद्रित किया। प्रत्येक ज़ोंबी से, प्रत्येक उत्परिवर्तित कुत्ते से, उसके द्वारा मारी गई एक उत्परिवर्तित बिल्ली से, ब्लेजिंग बीटल से आत्मिक शक्ति को अवशोषित कर लिया गया। उसके द्वारा प्राप्त किए गए सभी आत्मिक शक्ति रिकॉर्ड उसके रेटिना में चमकते रहे जब तक कि अंततः वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच गया और रुक गया। अध्याय 62, स्तर 25 तक पहुंचना, नौकरी चुनना और विकास की आवश्यकताएं। भाग 2। ये रहा। बाई जेमिन मदद नहीं कर सकता था लेकिन इशारा कर सकता था और उसने अपने हाथों को एक साथ रगड़ा होता अगर ये तथ्य नहीं होता कि उसने अपने दाहिने हाथ से लिलिथ का एक हाथ पकड़ रखा था। आपने फर्स्ट ऑर्डर एंटी मैजिक ज़ोंबी लेवल 33 की सोल पावर हासिल कर ली है। चपलता जोड़ 5-0, सहन शक्ति जोड़ 4-7, स्वास्थ्य जोड़ 3-2, मन जोड़ 2-4, ताकत जोड़ 1-1। आपने स्तर बढ़ा लिया है और स्तर 22 पर पहुंच गए हैं। आपको स्वतंत्र रूप से वितरित करने के लिए 2 स्थिति बिंदु प्राप्त होते हैं। आपने स्तर बढ़ा दिया है। आपने स्तर बढ़ा दिया है। आपने स्तर बढ़ा लिया है और स्तर 25 पर पहुंच गए हैं। आपको स्वतंत्र रूप से वितरित करने के लिए 2 स्थिति बिंदु प्राप्त होते हैं। अपनी पहली नौकरी पाने और फर्स्ट ऑर्डर तक विकसित होने से पहले आप लेवल 26 तक नहीं पहुंच सकते। प्रथम श्रेणी सफलतापूर्वक प्राप्त हो जाने के बाद विकास प्रक्रिया के दौरान अर्जित सभी आत्मिक शक्ति को रिकॉर्ड किया जाएगा और गणना की जाएगी। आत्मा द्वारा अवशोषित समस्त शक्ति की गणना कर ली गई है। आप निम्नलिखित में से कोई एक नौकरी चुन सकते हैं। 1 तलवारबाज, 2 जादूगर, 3 हत्यारा, 4 मैकेनिक, 5 लोहार,
6 मार्शल योद्धा। 7 रक्त निडर। किसी तरह बाई ज़ेमिन की रचना में कई संदेश देखे जा सकते थे और उनमें से एक अजीब था जिसमें कई ऐसे नाम दिख रहे थे जो रोल प्लेइंग गेम में दिखाई देते थे। ये वे संदेश थे जो उसे नीली चमड़ी वाले ज़ोंबी की आत्मा शक्ति को अवशोषित करने के बाद प्राप्त हुए थे और ऐसा इसलिए था क्योंकि वह इन संदेशों पर ध्यान दे रहा था कि ज़ोंबी को हराने के बाद वह शांगरुआन बिंगजू या चेन्हे पर ध्यान दिए बिना चुपचाप खड़ा था और व्यावहारिक रूप से भूल गया था एक पल के लिए खजानों के बारे में। वह अंततः नौकरी पाने के लिए आवश्यक परीक्षण लेने के लिए आवश्यक स्तर तक पहुंच गया था और जब उसने इसे पास कर लिया तो वह अंततः प्रथम श्रेणी का अस्तित्व बन गया। लिलिथ के अनुसार केवल वे लोग जो प्रथम क्रम में प्रवेश करने में सफल होते हैं, उन्हें केवल वे लोग माना जा सकता है जिन्होंने विकास करना शुरू कर दिया है और बाई ज़ेमिन पहला बड़ा कदम उठाने के करीब थी। केवल प्रथम ऑर्डर तक आगे बढ़ने के लिए 7 नौकरियां। लिलिथ की खूबसूरत खून के रंग की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं और जब वह अपनी सांसों के बीच बुदबुदा रही थी तो उनके अंदर आश्चर्य की झलक चमक रही थी। क्या वो अजीब है? बाई ज़ेमिन ने असमंजस में उसकी ओर देखा। लिलिथ ने आह भरने से पहले चुपचाप उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आने से पहले यह एक बहुत ही जटिल आह थी और उसने धीमी आवाज में कहा, यह अजीब है। आमतौर पर लोगों के पास 3 या अधिकतम 4 विकल्प होते हैं लेकिन आपके पास न केवल 7 विकल्प हैं बल्कि उन 7 विकल्पों में से एक विशेष नौकरी और एक अनोखी नौकरी भी है। बाई ज़ेमिन ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा और फिर अपने विचार व्यक्त किए। आपने अभी जो कहा उसके आधार पर एक विशेष नौकरी एक ऐसी चीज है जो कम से कम एक सामान्य नौकरी की तुलना में दुर्लभ है। जहां तक एक अनोखी नौकरी की बात है, ये देखकर कि बाई ज़ेमिन चुप रही और उसकी ओर देखती रही, लिलिथ ने अपने विचारों की पुष्टि करने के लिए सिर हिलाया और धीरे से कहा, यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप सोचते हैं। अच्छा ऐसा है। बाई ज़ेमिन अपने रेटिना में संदेशों को देखते हुए चुप थी। एक अनोखा काम। दूसरे शब्दों में, एक विशेषता, एक वर्ग जो केवल एक ही अस्तित्व से संबंधित हो सकता है और जब तक पहला मौजूद है तब तक दूसरा नहीं हो सकता है। एक प्रकार जो तभी प्रकट हुआ जब अवशोषित आत्मशक्ति और स्वयं की आत्मा के अनुभव एक साथ आकर एक प्रक्षेप पथ बनाते हैं, एक ऐसा मार्ग जिस पर कभी यात्रा नहीं की गई थी। उद्धरण चिन्ह ... तो आप क्या अनुशंसा करते हैं? बाई ज़ेमिन ने पहले ही अपना मन बना लिया था लेकिन वह सिर्फ ये सुनिश्चित करना चाहता था, इसलिए उसने लिलिथ से पूछा। हे। वह मुस्कुराए, उसके लिए खुश लग रही थी और धीरे धीरे विश्लेषण करना शुरू कर दिया। तलवारबाज निश्चित रूप से आपको तलवार के साथ कुछ निपुणता देगा और आपकी तलवार के हमले और अधिक घातक हो जाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह नौकरी इसी के कारण सामने आई है। तथ्य यह है कि आपका अब तक का पहला और एकमात्र हथियार तलवार रही है। जादूगर। आपको निस्संदेह अपने जादुई कौशल की क्षति में वृद्धि मिलेगी और यह संभावना है कि कौशल का ठंडा होना थोड़ा कम हो जाएगा। हत्यारा। सबसे अधिक संभावना है कि यह कौशल आपको फूज़ुएफेग नाम के उस इंसान के कौशल के समान एक प्रकार का चुपके प्रदान करेगा और आपका अस्तित्व दूसरों के लिए नोटिस करना कठिन हो जाएगा। ये वर्ग संभवतः आपके विशेष बल, सैनिक कौशल और नश्वर युद्ध में आपके अनुभव के कारण प्रकट हुआ। मैकेनिक। जब तक आपके पास वाहन का अध्ययन करने के लिए आवश्यक उपकरण और समय है, तब तक आप इस दुनिया में परिवहन के किसी भी साधन की मरम्मत करने में सक्षम होने की संभावना रखते हैं। जहां तक ये बात है कि यह कक्षा कैसे अस्तित्व में आई, ये संभवतः इस दुनिया में सोल रिकॉर्ड के आने से पहले आपके काम के कारण है। लोहार। यह एक विशेष वर्ग है और संभवतः आपकी पिछली नौकरी से भी आता है। लोहार काफी दुर्लभ हैं, जितना आप सोचते हैं उससे कहीं अधिक, क्योंकि आमतौर पर बहुत से लोग इस वर्ग को चुनने में सक्षम नहीं होते हैं जब तक कि वे भाग्यशाली न हों। एक लोहार के रूप में आप पराजित राक्षसों की सामग्री का उपयोग करके विभिन्न हथियार बना सकते हैं। बेशक आप अभी भी बना सकते हैं लेकिन आंकड़े कम आश्चर्यजनक होंगे। मार्शल योद्धा। यदि आप मुझसे पूछें तो यह एक बहुत ही सामान्य वर्ग है। अधिकांश अस्तित्वों में से किसी एक को चुनने का अवसर इसी वर्ग को मिलता है। अंत में ब्लड बरसर्कर। लिलिथ रुका और आगे बढ़ने से पहले बाई ज़ेमिन को गहराई से देखा। यह पहली बार है जब मैंने इस नाम की नौकरी के बारे में सुना है।
बरसरकर अपने आप में एक दुर्लभ काम है, लेकिन यह अस्तित्व में है, एक अनोखा काम भी है, और जिस व्यक्ति ने उस वर्ग को चुना है वह अब दूसरी दुनिया से एक शक्तिशाली योद्धा है और उसकी ताकत केवल 600 वर्षों में चौथे क्रम तक पहुंच गई है। ये लग सकता है यह आपके लिए बहुत लंबा समय है, लेकिन ये जितना आप सोचते हैं उससे कम है। 600 साल। बाई जैमिन आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी और पूछा, 600 साल, 6 शताब्दियां, क्या हम सचमुच इतने लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं? आप इससे भी अधिक समय तक जीवित रह सकते हैं। लिलिथ ने गंभीर भाव से उसकी ओर देखा और आत्मविश्वास से कहा, जिस गति से आप विकास कर रहे हैं, जब तक आप मर नहीं जाते और शारीरिक सुखों में लिप्त होने के लिए अपने कदम नहीं उठाते, एक समय आएगा जब आप पहुंच सकते हैं उच्चतर अस्तित्व का क्षेत्र। तब तक उम्र और वर्ष मायने नहीं रखेंगे, क्योंकि आपका शरीर हमेशा अपने चरम पर रहेगा। बाई जेमिन की आंखें बेकाबू जंगल की आग की तरह जलती हुई लग रही थीं और लिलिथ की बातें सुनते ही उनके दिल की इच्छा पूरी तरह से फूट पड़ी। अनंत जीवन और अनंत यौवन, वे दो शब्द एक साथ कितने सुंदर और कितने भयानक लग रहे थे। अनंत जीवन एक आशीर्वाद हो सकता है, लेकिन साथ ही एक अभिशाप भी हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि कोई इसे किस दृष्टिकोण से देखता है। हमेशा के लिए जीवित रहना, लेकिन अपने प्रियजनों, अपने माता पिता से लेकर अपने बच्चों तक को वर्षों तक मरते हुए देखना, बार बार और बार बार। ये कुछ ऐसा था जिसे बाई जेमिन बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अकेलेपन का शाश्वत जीवन? जी नहीं, धन्यवाद। बाई जेमिन को कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए वह चाहता था कि उसका परिवार ठीक रहे, अन्यथा यह संभावना नहीं थी कि वह इच्छाशक्ति और संकल्प के साथ फिर से चल पाएगा। मैं निश्चित रूप से मजबूत बनूंगा, बहुत 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 मजबूत। बाई जेमिन की आत्मा उन शब्दों को चिल्लाने लगी जब उसने शांत होने के लिए गहरी सांस ली। ऐसी बातों के बारे में सोचना अभी भी जल्दबाजी होगी। फिलहाल बेहतर होगा कि वह अपनी नौकरी चुनने पर ध्यान केंद्रित करें और देखें कि किस तरह की परीक्षा उनका इंतजार कर रही है। अध्याय 63, स्तर 25 तक पहुंचना, नौकरी चुनना और विकास की आवश्यकताएं। भाग 3, अंतिम। गहरी सांस लेने और अपनी भावनाओं को शांत करने के बाद, जो नियंत्रण से बाहर होती दिख रही थी, बाई जेमिन ने फिर से सीधे लिलिथ की आंखों में देखा और सिर हिलाया। कृपया जारी रखें। अच्छा। लिलिथ थोड़ा मुस्कुराया, अपने रवैये से संतुष्ट लग रहा था और जारी रखा, जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा था, बरसरकर की नौकरी बहुत मजबूत है और इस तरह के मानव द्वारा प्राप्त शक्ति को बढ़ावा देने से उसे विश्व शक्ति कहलाने वाला अस्तित्व बनने में मदद मिली। चौथे क्रम पर पहुंचने पर सबसे कमजोर अस्तित्व में भी किसी जाति की रक्षा करने या उसे तबाह करने की शक्ति होती है। बाई जेमिन को नहीं पता था कि इस बारे में क्या कहना चाहिए, इसलिए वह बस सुनती रही। क्या आपके पास पूरी जाति को खत्म करने की शक्ति है? वर्तमान बाई जेमिन के लिए ऐसी किसी चीज की न्यूनतम कल्पना करना भी बहुत कठिन था। यहां तक कि परमाणु बम, जो मानव जाति के सबसे मजबूत हथियार थे, में भी पूरी जाति को खत्म करने की क्षमता नहीं थी। ऐसी कोई चीज वर्तमान के लिए बहुत दूर की बात थी। हालांकि आपको ब्लड बरसरकर नामक एक नौकरी मिली है, इसलिए यह निस्संदेह अन्य निचले अस्तित्व की तुलना में अधिक शक्तिशाली है, या कम से कम यह आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि आपकी नौकरी में एक विशिष्ट शब्द भी है। लिलिथ ने गंभीर भाव से बाई जेमिन की ओर देखा, जो अब तक की सबसे गंभीर अभिव्यक्ति थी, और चेतावनी दी, यदि आप जो चाहते हैं वह शक्ति है और एक ऐसा रास्ता है जो संभवतः आपको बेहतर भाग्य की ओर ले जाएगा, तो आप जानते हैं कि क्या चुनना है। हालांकि बहुत सावधान रहें। सावधान? किस चीज से सावधान? उसने असमंजस में लेकिन सतर्क होकर पूछा। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो यह नौकरी आपके रक्त हेरफेर कौशल का उपयोग करने के आपके तरीके के परिणामस्वरूप दिखाई दी। याद रखें कि मैंने आपको पहले क्या बताया था। ऐसा लग रहा था कि आप उस फर्स्ट ऑर्डर ज़ोंबी के खिलाफ अपनी लड़ाई के दौरान एक नया कौशल बनाने वाले थे। लिलिथ ने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकोड़ ली और उसे सिर हिलाते हुए देखकर उसने कहा, यह संभव है कि यह अनोखी नौकरी उस चीज का उत्तर है जो आप खो रहे थे। आप शायद एक शक्तिशाली सक्रिय कौशल हासिल कर लेंगे, लेकिन साथ ही आपको भुगतान भी करना होगा इसकी कीमत। यह भी संभव है कि आपको आगे बढ़ने के लिए बेहद कठिन परीक्षण का सामना करना पड़ेगा। बाई जेमिन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान से सोचने के लिए रुक गईं।
ये कहना झूठ होगा कि उसे चिंता का कोई एहसास नहीं था। आखिरकार वह सिर्फ एक इंसान था और 6 दिन पहले तक वह अपने दैनिक खर्च के लिए अंशकालिक काम करने वाले एक साधारण छात्र से ज्यादा कुछ नहीं था। दिन के जीवन। हालांकि ये बस इतना ही था, चिंता का एक स्पर्श। भाई जेमिन ने फिर से अपनी आंखें खोली और थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, दुनिया को बदले और समाज को ढहे हुए 6 दिन हो गए हैं। उन 6 दिनों में मैंने हजारों खतरनाक प्राणियों का सामना किया। मेरी 3 लड़ाइयां हुई जिनमें मैंने लगभग अपनी जान गंवा दी। उनमें से एक में मैंने अपेक्षाकृत आसानी से जीत हासिल की, दूसरे में मैं गंभीर रूप से घायल हो गया और तीसरे में मैंने अपनी तलवार घुमाने में बिताया हर सेकंड संक्रमित होने या सिर काटने के 1 सेकंड करीब होने के समान था। यदि यह सबसे पहले होता, इससे शायद मुझे कठिनाइयों या व्यक्तिगत नुकसान की चिंता होगी, लेकिन इस बिंदु पर इससे क्या फर्क पड़ता है। इसके अलावा कुछ और भी था जो भाई जेमिन ने जोर से नहीं कहा। यदि उसने एक मजबूत नौकरी नहीं चुनी तो वह भविष्य में लिलित को उसके लिए अब तक किए गए सभी कार्यों का भुगतान कैसे कर सकती थी। और क्या होगा अगर अपनी सावधानी के कारण वह एक ऐसे चरम बिंदु पर पहुंच गया जहां उसके पास अपने प्रियजनों की सुरक्षा की देखभाल करने की क्षमता नहीं रही। अगर ऐसा कुछ हुआ तो भाई जेमिन को जीवन भर इसका अफसोस रहेगा। चूंकि ब्लड बरसरकर वर्ग को चुनना एक अज्ञात रास्ते पर चलने के बराबर था, ये निश्चित रूप से कांटों से भरा होगा। हालांकि वह कांटों भरा रास्ता शायद उसे बेहतर मंजिल तक ले जाएगा, बजाय अगर उसने वह रास्ता चुना जिस पर पहले कोई और चल चुका था। लाभ। लिलिथ ने ये पहले भी कहा था, एक अनोखा काम और उसमें एक विशिष्ट शब्द वाला काम निश्चित रूप से सामान्य काम से अधिक मजबूत होगा। हालांकि इसके नुकसान भी थे। उदाहरण के लिए, आपके वहां पहुंचने तक किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। फिर भी आपने अपने फर्स्ट ऑर्डर जॉब के रूप में ब्लड बरसरकर को चुना है। निडर वे अस्तित्व हैं जो हर लड़ाई में बिना पीछे हटे और मौत के सामने बिना किसी डर के अंत तक लड़ते हैं। रक्त निडर का मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिसे युद्ध का देवता बनने की इच्छा रखने वाले को पार करना होगा, एक ऐसा मार्ग जहां हार की अनुमति नहीं है। ये काम केवल तुम्हें ही दिया गया है, जो युद्ध से कभी पीछे नहीं हटा और जो अपने से कहीं अधिक शक्तिशाली शत्रुओं का सामना करके कभी पराजित नहीं हुआ। फर्स्ट ऑर्डर पर आगे बढ़ने और ये दिखाने के लिए कि आप ब्लड बरसरकर बनने के लिए आवश्यक योग्यताएं पूरी करते हैं, आपको अगली आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। रक्त हेरफेर का उपयोग करके एक ही हमले में अनारक्षित दुश्मनों को मारें। 0/100 खुद पर रक्त हेरफेर का उपयोग करके पहले आदेश के दुश्मन को मारें। 0/2 अपने ऊपर ब्लड मैनिपुलेशन का उपयोग करके एक ही हमले में प्रथम श्रेणी के दुश्मन को मारें। 0/1 क्या भाई जेमिन चिल्लाए बिना नहीं रह सकी क्योंकि उसका चेहरा चादर की तरह पीला पड़ गया था। पहली आवश्यकता वह थी जिसे वह स्वीकार कर सके और आसानी से पूरा कर सके। दूसरी आवश्यकता स्वाभाविक रूप से पहली आवश्यकता से अधिक कठिन थी, लेकिन वर्तमान भाई जेमिन को विश्वास था कि वह इसे पूरा कर सकती है। आखिरकार वह अब वही भाई जेमिन नहीं रहा जो फर्स्ट ऑर्डर ब्लेजिंग बीटल को मुश्किल से हरा सकता था। वर्तमान में वह उस समय की तुलना में 2 या 3 गुना अधिक शक्तिशाली था, क्योंकि उसने अपनी आत्मा की तुलना में अधिक मात्रा में शुद्ध आत्मिक शक्ति को अवशोषित कर लिया था। हालांकि तीसरी आवश्यकता बिल्कुल पागलपन भरी थी। कम से कम इतना तो कहा ही जा सकता है कि यह पागलपन है। एक ही हमले में प्रथम श्रेणी के दुश्मन को मारने के लिए अतार्किकता की भी सीमा होनी चाहिए। किसी ऐसे व्यक्ति से जिसका स्तर 25 था और अभी तक फर्स्ट ऑर्डर तक भी नहीं पहुंचा था, एक ही हमले से फर्स्ट ऑर्डर के अस्तित्व को खत्म करने के लिए पूछना क्या मायने रखता है। उस अस्तित्व को तुरंत खत्म करने के लिए जो आधिकारिक तौर पर विकसित होना शुरू हो गया था। फर्स्ट ऑर्डर ब्लेजिंग बीटल के विरुद्ध भाई जेमिन लगभग मारा गया था और फर्स्ट ऑर्डर एंटी मैजिक ज़ोंबी के विरुद्ध वो एक कठिन लड़ाई के बाद जीतने में कामयाब रहा और फिर भी उसे कुछ मदद मिली। लेकिन अब उसे उन अस्तित्वों में से एक को तुरंत मारने की जरूरत थी। लिलिथ भी आश्चर्यचकित थी और अपनी सांस रोके बिना नहीं रह सकी। यहां तक कि उसने भी, जिसके पास जीवन में पर्याप्त अनुभव था, कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था।
उच्च क्रम के अस्तित्व को हराने और मारने के लिए स्तरों को छोड़ना दुर्लभ था और संभवतः ब्रह्मांड के सभी प्राणियों में से केवल 1% से भी कम लोग इस तरह की उपलब्धि का एहसास कर सकते थे, क्योंकि आदेशों के बीच का अंतर एक प्राकृतिक दरार की तरह था। हालांकि एक हमले में प्रथम आदेश के अस्तित्व को खत्म करने के लिए, यहां तक कि फर्स्ट ऑर्डर अस्तित्व के पास भी दूसरे फर्स्ट ऑर्डर अस्तित्व को तुरंत खत्म करने के ज्यादा मौके नहीं थे, लेकिन बेंजामिन, जो अभी भी एक गैर रैंक वाला व्यक्ति था, को ऐसी आवश्यकता पूरी करनी थी, अन्यथा वह अब स्तर में आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसके द्वारा प्राप्त सभी आत्मिक शक्ति को सोल रिकॉर्ड के रिकॉर्ड में संग्रहित किया जाएगा, और जब तक वह विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में कामयाब नहीं हो जाता, तब तक वह अन्य प्राणियों को हराकर आंकड़े प्राप्त करने में भी सक्षम नहीं होगा, इसलिए वह मजबूत बनने में सक्षम हुए बिना स्थिर हो जाएगा। संक्षेप में, जोखिम और हानि अथाह थी। अध्याय 64, ईश्वर से परे, एक अद्वितीय अस्तित्व। बेंजामिन और लिलिथ दोनों पूरी तरह से मौन रहे और वे उसकी रेटिना में चमकते हरे संदेश को घूरते रहे। ये लगभग वैसा ही था जैसे वे संदेश के सड़क के किनारे प्रचार संदेश के रूप में बदलने का इंतजार कर रहे थे। बहुत बुरा, वास्तविकता वही थी जो उनके सामने थी और इसे बदला नहीं जा सकता था। अरे मिस हायर एग्जिस्टेंस! बेंजामिन लिलिथ को देखने से खुद को रोक नहीं पाए और भौहें चढ़ाकर पूछा, इसमें क्या हो रहा है? मुझे इस तरह का पागलपन भरा मिशन कैसे दिया जा सकता है? एक अनारक्षित अस्तित्व को प्रथम श्रेणी के प्राणी को हराने और मारने के लिए कहना पहले से ही काफी पागलपन था, लेकिन यह एक और स्तर था। लिलिथ ने एक गहरी सांस ली, जिससे उसके पहले से ही उभरे हुए स्तन और भी अधिक फूल गए, जैसे कि वे रेशमी कपड़े के उस पतले टुकड़े से मुक्त होना चाहते हो जिसने उन्हें बेरहमी से जकड़ रखा था। हालांकि बेंजामिन, जो ऐसा दृश्य देखने में सक्षम एकमात्र व्यक्ति थी, ऐसी किसी चीज के मूड में नहीं थी। यह मेरे पूरे जीवन में पहली बार है कि मैंने ऐसा कुछ देखा है, उसने ईमानदारी से उत्तर दिया, और बेंजामिन की ओर पूरी ईमानदारी से देखा और कहा, ऐसा कुछ देखने के बारे में भूल जाओ। मैंने कभी किसी को अपनी पहली नौकरी में उन्नति में इतनी क्रूर चुनौती का सामना करने के बारे में नहीं सुना है। हाँ, मुझे पता था। बेंजामिन उदास होकर हंसे और उनके कंधे थोड़ा झुक गए और उन्होंने अपना सिर दीवार से टिका लिया और थकावट से आहें भरने लगे। अब चूंकि वह किसी भी अधिक आत्मिक शक्ति को अवशोषित नहीं कर सका या अपने स्तर को ऊपर नहीं उठा सका, वह केवल किसी तरह से उन बेतुकी विकास आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास कर सका, अन्यथा केवल मृत्यु ही उसका इंतजार कर रही होगी जब उसका स्तर और व्यवस्था विकसित प्राणियों और मनुष्यों से पीछे रह जाएगी। क्या आपको वह कक्षा चुनने का पछतावा है? उसने उसे घूरते हुए पूछा और साथ ही धीरे से उसका हाथ भींच लिया, जो अब भी बिना छोड़े उसके हाथ से चिपका हुआ था। बेंजामिन ने जरा भी संकोच नहीं किया और अपना सिर हिलाया, नहीं, मुझे इसका अफसोस नहीं है। बात बस इतनी सी है। मुझे इस तरह की उम्मीद नहीं थी। अंत में वह फूट फूट कर मुस्कुराया। खेद, उसे किसी भी तरह का पछतावा नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि यह चुनने का सबसे अच्छा रास्ता था। लेकिन कठिनाई अत्यंत गंभीर थी और यही बात उसे सिरदर्द दे रही थी। मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा जिससे शायद तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। लिलिथ ने उसकी ओर देखने के लिए अपने हाथ की हथेली से अपना चेहरा धीरे से घुमाया, जिससे सामान्य होने से पहले उसकी आंखें थोड़ी कांप गईं। वह मन ही मन इस मोहक सुंदर स्त्री को और अपनी व्यर्थ कुशलता को कोस रहा था। विपरीत लिंग के लिए उसके हृदय पर प्रभाव डालना कितना कठिन था। वह एक किशोर की तरह शर्माने से खुद को मुश्किल से रोक पा रहा था। बेंजामिन को कम ही पता था कि उसके शरीर को सीधे छूकर शांत रहना कितना अविश्वसनीय था और उसके शरीर की गुलाब की खुशबू को सूंघने के बाद भी अपने अस्तित्व को बनाए रखना कितना दुर्लभ था और साथ ही खो जाना कितना मुश्किल था। उसकी लाल आंखों की गहराई में इससे भी बदतर, ये सब पुरुष सेक्स के लिए और भी कठिन था। ये सच है कि फर्स्ट ऑर्डर पर आगे बढ़ने के लिए सोल रिकॉर्ड द्वारा आप पर लगाया गया परीक्षण कठिन है, शायद ब्रह्मांड के पूरे इतिहास में सबसे कठिन है। लिलिथ ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और उसके सुंदर होठों के कोने पर एक छोटी, लगभग अदृश्य मुस्कान दिखाई दी और उसने धीरे से कहा, हालांकि बेंजामिन, क्या आपको नहीं लगता कि इतनी बड़ी चुनौती आप पर इसलिए थोपी गई क्योंकि आपको इनाम मिलेगा? क्या ये कीमती है? उसकी बातें सुनकर बेंजामिन की आंखें हल्की सी चमक उठी।
दरअसल परीक्षा इस हद तक कठिन थी कि इसे असंभव माना जा सकता था। लेकिन क्या प्राप्त शक्ति की मात्रा उस कठिनाई के बराबर नहीं होगी? यहां तक कि भूमिका खेल वाले खेलों में या वास्तविक जीवन में भी ऐसा ही था। सबसे अच्छा भुगतान वाली नौकरियां अक्सर सबसे अधिक जिम्मेदारियों वाली होती थीं। एक एयरलाइन पायलट ने खूब पैसा कमाया, लेकिन उनके हाथ में सैकड़ों लोगों की जान थी। एक एनेस्थेटिस्ट ने बहुत सारा पैसा कमाया, लेकिन उन्हें दर्जनों वर्षों तक अध्ययन करना पड़ा और एक छोटी सी खुराक एक मरीज को मारने और कई वर्षों तक जेल जाने के लिए पर्याप्त थी। यदि कोई व्यक्ति जीतना चाहता है तो उसे जोखिम उठाने के लिए तैयार रहना होगा, अन्यथा वह सामान्य व्यक्ति बन सकता है जिसके पास शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं है। जारी रखें। उसने सहमति में सिर हिलाया। इसके अलावा मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। लिलिथ उसके करीब चली गई, जिससे उसे एक पल के लिए लगा कि वह उसे चूमने जा रही है। हालांकि वह उसके चेहरे से आगे बढ़ गई और उसके कान के पास रुक गई और धीरे से फुसफुसाई, मैंने जो सुना है और जो मैंने वर्षों से सीखा है। यहां तक कि बाइबल के भगवान को भी इस तरह का सामना नहीं करना पड़ा। विकास की शुरुआत में चरम परीक्षण। क्या आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? उसकी गर्म सांसें उसके कान को छू रही थीं और वह उसके होठों की मीठी खुशबू महसूस कर सकता था। हालांकि बेंजामिन का मस्तिष्क इनमें से किसी का भी आनंद नहीं ले सका, क्योंकि वह वर्तमान में लिलिथ ने उसे जो बताया था उस पर काम कर रहा था। बाइबल का भगवान कौन था? हालांकि यह सच है कि दुनिया में कई धर्म थे और कई अलग अलग देवताओं की पूजा की जाती थी, ईसाई धर्म मनुष्यों के बीच सबसे लोकप्रिय धर्म था। बाइबल का ईश्वर एक दिव्य अस्तित्व था, जिसकी पूजा अरबों नहीं तो करोड़ों लोग करते थे। हालांकि बाइबल के भगवान को भी अनगिनत अन्य लोगों द्वारा सम्मानित और पूजित देवत्व बनने के लिए अपने पहले कदम में इतनी चरम परीक्षा नहीं मिली थी और संभवतः अनगिनत अन्य दुनियाओं में उनकी पूजा और सम्मान किया जाता था। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि बेंजामिन में उनसे आगे निकलने की क्षमता थी। उस पर इतना कठोर और क्रूर परीक्षण थोपकर सोल रिकॉर्ड उसे जो बता रहा था वह मूल रूप से ये था कि एक ऐसे स्तर तक पहुंचने के लिए जहां वह अद्वितीय और बिना प्रतिमान के होगा, बेंजामिन को ये साबित करने की जरूरत थी कि वह इस तरह की चीज के योग्य थी। बेंजामिन ने एक गहरी सांस ली और अपने उत्तेजित हृदय को शांत करने के लिए उसे पूरे 1 मिनट से अधिक समय तक चुप रहना पड़ा। आखिर सत्ता कौन नहीं चाहेगा? पूर्ण शीर्ष पर खड़े होने और असंख्य जातियों पर हावी होने, शासन करने और उनकी आवाज को लागू करने के लिए पर्याप्त शक्ति। हे लिलिथ, तुम निश्चित रूप से जानते हो कि लोगों का उत्साह कैसे बढ़ाया जाए। उसने अपना सिर हिलाया और उसकी ओर देखा, ये जानकर आश्चर्यचकित रह गया कि उसका चेहरा कितना करीब था और इस दूरी से वह कितनी परिपूर्ण थी। उद्धरण चिन्ह ... मुझे इनाम देने के बारे में क्या ख्याल है? उसने मासूम आंखों से उसकी ओर देखा और कई बार पलकें झपकाईं। अनजाने में उसने उसके होठों को देखा, लेकिन उसके अंदर कुछ ने उसे बताया कि अगर उसने यहां हार मान ली तो शायद भविष्य में उसे बहुत पछताना पड़ेगा। तस्क, मुझसे दूर हो जाओ, तुम विकृत औरत। वह धीरे से दूर चला गया और अपनी जीभ चटकाए। लिलिथ की पलकें झपकी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। एक पल की चुप्पी के बाद उसने बेंजामिन के क्रोच की ओर देखा और बुदबुदाया, मम्ह। ये देखते हुए कि नीचे वह उभार कितना बड़ा है, आपकी मर्दानगी में कोई समस्या नहीं लगती। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी आकर्षण कम हो रहा है? बेंजामिन उसकी नजरों का अनुसरण करने से खुद को नहीं रोक सका और जब उसने अपनी पैंट के बीच छोटे तंबू को देखा तो वह थोड़ा शर्मा गया। मैं कसम खाता हूं, किसी दिन मैं तुम्हें मुझे चिढ़ाने के लिए पछताऊंगा। उसने अपने दांत पीस लिए और धीरे से बोला, जैसे उसने उसकी ओर देखा जैसे वह उसकी सबसे बड़ी दुश्मन हो। लिलिथ ने अपने होंठ सिकुड़े और कुछ मोहक अपेक्षा के साथ कहा, फिर मुझे बहुत देर तक इंतजार मत करवाओ। मैं तुम्हारे लिए मुझे पछताने का इंतजार नहीं कर सकती टिल्ड। एक ही हमले से प्रथम श्रेणी के अस्तित्व को खत्म कर दे। इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। ये सोचते ही बेंजामिन को लगा कि उसका खून बुरी तरह खौल रहा है। अध्याय 65 अस्वीकृति अंगूठी। अब देखते हैं ये क्या है। शांत होने के बाद बेंजामिन ने अपने कोट की जेब से पीला गोला निकाला और खुशी के भाव से उसे देखा। मैं तुम्हारे बारे में लगभग भूल ही गया था, बेबी।
मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वह गोला तुम्हें मुझसे ज्यादा पसंद है। लिलिथ को समझ नहीं आ रहा था कि खजाने के गोले को देखते समय उसकी आंखों में गर्माहट देखकर हंसे या रोए। हम्फ, आप बस प्रतीक्षा करें और आप देखेंगे कि आपके लिए क्या अच्छा है। बाई जेमिन ने अपने हाथों में गोला को बलपूर्वक कुचलने से पहले केवल खर्राटा लिया। वह कैसे उत्साहित नहीं हो सकता था। आखिरकार यह एक जादुई श्रेणी का खजाना था। चमक। प्रकाश की गहरी पीली चमक के बाद बाई जेमिन के सामने मेज पर एक नई वस्तु दिखाई दी। वस्तु वास्तव में एक कांस्य रंग की अंगूठी थी जिस पर कई अजीब दिखने वाली नक्काशी थी और पहली नजर में ये कुछ खास नहीं लग रहा था। एक और अंगूठी। वस्तु को उत्सुकता से देखने से पहले बाई जेमिन थोड़ा आश्चर्यचकित हुई। अस्वीकृति अंगूठी जादुई ग्रेड खजाना ठोस अवस्था पदार्थ द्वारा निर्मित तत्वों को अस्वीकार करने की शक्ति रखती है। सुसज्जित होने पर यह स्वचालित रूप से मैजिक जोड़ 5 और मैना जोड़ 5 बढ़ा देता है। हर दिन 5 मिनट के लिए आप सक्रिय कौशल रिवर्स ट्रेजेक्टरी का उपयोग कर सकते हैं। रिवर्स प्रक्षेपवक्र एक अवरोध बनाता है जो दूरी की परवाह किए बिना लॉन्चर की ओर आपके द्वारा शूट की गई किसी भी वस्तु को रोकता है, पीछे हटाता है और लौटाता है। बैरियर की शक्ति उपयोगकर्ता और अवरुद्ध वस्तु की जादुई शक्ति पर निर्भर करती है। इसका कूलडाउन समय 12 घंटे है। ओह! बाई जेमिन ने कुछ हैरानी से भौहें उठाईं। आइटम अपने आप में अच्छा था क्योंकि इसने न केवल कुल 30 स्टेट पॉइंट दिए बल्कि इसके साथ एक कौशल भी जुड़ा हुआ था। लेकिन कौशल थोड़ा अजीब था, इसलिए बाई जेमिन के पास ये जानने का कोई तरीका नहीं था कि जब तक उन्होंने इसे आजमाया नहीं तब तक ये कितना मजबूत था। खैर, बेहतर होगा कि हम जाकर कुछ खाने के लिए ले आएं। जब यह विचार उसके दिमाग में आया तो वह लिलिथ को देखने के लिए रुक गया, लेकिन जब वह पूछने ही वाला था कि क्या उसे खाने की जरूरत नहीं है तो उसे अचानक थोड़ा बेवकूफ़ी महसूस हुई, इसलिए उसने चुपचाप वहां से चले जाने का फैसला किया। उसका अस्तित्व बहुत दूर था, उसे खाने की जरूरत कैसे हो सकती थी। इन 6 दिनों में उसने उसे कभी प्यासा भी नहीं देखा था। बास्केटबॉल कोर्ट के एक कोने में एक अस्थायी प्रकार की रसोई स्थापित की गई थी। एक बड़े बर्तन में खाना पकाया जा रहा था, जबकि महिला छात्रों और कुछ पुरुष छात्रों के एक समूह ने सब्जियों को धोने और काटने, मांस काटने, चावल पकाने और सिर की गिनती करने के बाद प्रत्येक व्यक्ति के लिए कटोरे की व्यवस्था करने के लिए एक समूह बनाया। जब बाई जेमिन कैफेटेरिया से बाहर आई तो कुछ लोग डर और सावधानी के भाव से उसकी ओर देखते हुए धीमी आवाज में कानाफूसी करने लगे। हालांकि इन लोगों के बीच कई अन्य लोग भी थे जो कृतज्ञता और राहत की दृष्टि से उनकी ओर देख रहे थे। हालांकि यह सच था कि बहुत से लोग ये देखकर उससे डरते थे कि कैसे उसने बिना किसी हिचकिचाहट के एक जीवित व्यक्ति को ज़ोंबी में फेंक दिया और अफवाह कई बदलावों के साथ फैल गई। कई अन्य लोग आभारी थे कि उसके जैसे मजबूत व्यक्ति के साथ और यहाँ हर किसी का जीवन थोड़ा अधिक सुरक्षित था। इसके अलावा जब महिला छात्रावास की छात्राओं को बचाया गया तो सर्वनाश की शुरुआत में बचाए गए अन्य सभी बचे लोगों को एहसास हुआ कि उनकी तुलना में वहां ऐसे लोग थे जो भूख से मर रहे थे। ये देखकर कि भोजन तैयार किया जा रहा था, बाई जेमिन चुपचाप एक तरफ खड़ा हो गया और उसने मजबूत बनने के तरीकों के बारे में सोचा और सोल रिकॉर्ड द्वारा उस पर लगाई गई चुनौती को कैसे पार किया जा सकता है। शांत होने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि हालांकि मिशन कठिन था, लेकिन यह असंभव नहीं था। यदि यह कोई और होता तो शायद यह असंभव होता, लेकिन उसके लिए जिसने पहले ही प्रथम क्रम के 2 प्राणियों का सामना किया था, उन्हें हराया था और मार डाला था, यह कोई दुर्गम खाई नहीं थी। उसे बस एक ऐसी योजना बनानी थी जिससे वह अपने दुश्मन को एक ही हमले में मार सके, और चूंकि मिशन ने विधि का स्पष्ट विवरण नहीं दिया था, बाई जेमिन उस लक्ष्य को प्राप्त करने के तरीकों के बारे में सोच सकती थी। जब वह सोच रहा था और सोच में डूबा हुआ था, एक मीठी चमेली जैसी खुशबू उसके पास आई और उसके बाद हल्की हवा चली। अगर मैं यहाँ बैठा तो क्या आपको कोई तकलीफ होगी? बाई जेमिन ने अपना सिर उठाया और उस व्यक्ति की ओर देखा जिसने अभी अभी उससे बात की थी। तुम हो? तुम्हें अभी तक मेरा नाम नहीं पता होगा, है ना? मेरा नाम वू यीजुन है। वह नम्रता से मुस्कुराए और उसे जगह बनाने के लिए एक तरफ जाते देख शालीनता से बैठ गई। दिन के दौरान मेरे पास पहले के लिए आपको ठीक से धन्यवाद देने का समय नहीं था। मैं आपको अपना धन्यवाद देना चाहता हूँ।
बाई जैमिन ने भौहें उठाई और टिप्पणी करने से खुद को नहीं रोक सकी। मुझे लगता है कि मैंने ये पहले भी कहा था, लेकिन अगर आप किसी को धन्यवाद देना चाहते हैं तो आपको शांगरुआन बिंगजू को धन्यवाद देना चाहिए, मुझे नहीं। वू येजुन ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। हालांकि यह सच हो सकता है कि यह विचार उसका था और उसने उस अज्ञात एहसान का इस्तेमाल किया था जिसका आपने उस पर एहसान किया था। वास्तविकता यह है कि आप इनकार कर सकते थे और बिंगजू आपको मजबूर नहीं कर सकता था। इसके अलावा यह है ज़ोबी घोंसले को साफ करने वाले व्यक्ति को धन्यवाद कहना एक बुरी बात नहीं है, क्या ये कम से कम मैं कर सकता हूं? बाई जेमिन ने कंधे उचकाए और अब कोई टिप्पणी नहीं की। ये देखकर कि वह चुप रहा और उसे बातचीत में शामिल करने की कोशिश नहीं की, वो येजुन आश्चर्यचकित होकर अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाने से नहीं रोक सकी। सर्वनाश से पहले सभी पुरुष, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो, उससे बातचीत करने की कोशिश करते थे, या तो उसकी सुंदरता के कारण या उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण। अब जब सर्वनाश के द्वार खुल गए थे, तब भी पुरुष इन परिस्थितियों में भी उससे प्रेमालाप करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जब से वह इस स्थान पर आई थी, 60 से कम पुरुष छात्र उससे संपर्क नहीं कर रहे थे। इसलिए वो येजुन थोड़ा आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी, क्योंकि वह बता सकती थी कि उसके बगल में उसी उम्र का युवक उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए दिलचस्प या रहस्यमय व्यवहार करने की कोशिश नहीं कर रहा था, लेकिन वास्तव में उसे उसकी सुंदरता या किसी भी तरह की रुचि नहीं थी, पार्श्व रुचि। क्या दिलचस्प आदमी है। अब मुझे समझ आया कि चेन्हे, जो हमेशा खुद पर गर्व करता था, अचानक इतना सतर्क क्यों महसूस करता है। हे वो येजुन चुपचाप हंसा और उसके बारे में उसकी धारणा एक पायदान बेहतर होने से बच नहीं सकी। ओह, इसके बारे में सोचें। बाई जेमिन अचानक खड़ी हो गई और उनकी आंखें चमक उठी। यह, क्या तुम ठीक हो? वो येजुन भौहों के साथ पूछने से खुद को नहीं रोक सका और अनजाने में दरवाजे की ओर देखने लगा, इस डर से कि कहीं कोई प्राणी उसे गिरा ना दे। नहीं, ये कुछ भी नहीं है, उसने अस्पष्ट उत्तर दिया और वापस बैठ गया। हालांकि उसका मुंह लगभग अदृश्य मुस्कान में बदल गया। शायद, बस शायद, अगर मैं इसे इस तरह से करूं तो मैं वास्तव में इस लानत मिशन को पूरा कर सकता हूं। बाई जेमिन उत्साहित थी क्योंकि उसके विचारों का फल मिलता दिख रहा था। उनका मूड इस हद तक बेहतर हो गया कि उन्हें किसी भी चीज की परवाह नहीं रही और खाना तैयार होने का इंतजार करते हुए उन्होंने वो येजुन के साथ अनौपचारिक बातचीत करना शुरू कर दिया। यदि उनका विचार वास्तव में मान्य था और काम करता था, तो उनकी सभी चिंताओं को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा सकता था। निस्संदेह उसे पहले बहुत सारा काम करना था और अपनी योजना को पूरा करने के लिए कुछ आवश्यक चीजें प्राप्त करनी थी, लेकिन अनुसरण करने के लिए एक स्पष्ट रास्ता होना काफी अच्छा था, यह देखते हुए कि 1 घंटे पहले वह हताश हो रहा था। अध्याय 66 नए नियमों के प्रभाव। ओह, बास्केटबॉल कोर्ट के दूसरे कोने में चेन्हे, शांगरुआन बिंगजू, गाओमिन, ली ना और फैन वू खाना तैयार होने का इंतजार करते हुए चुपचाप बैठे बातें कर रहे थे। येजुन ने कहा कि वह केवल उसे धन्यवाद देने जा रही थी, लेकिन जाहिर तौर पर वह बातचीत करती रही। और ये देखकर कि हम जिस स्थिति में हैं उसके बावजूद वह इस समय कैसे मुस्कुरा रही है, ऐसा लग रहा है कि वह मजे कर रही है। चेन्हे ने लापरवाही से कहा और उस कोने की ओर देखा जहां बाई जेमिन और वू येजुन एक साथ बैठे थे। गाओमिन, ली ना और फैन वू ने एक दूसरे को जटिल निगाहों से देखा। उन तीनों ने दिन के दौरान बाई जेमिन के कार्यों के बारे में अफवाहें सुनी थी, लेकिन अंतर यह था कि शांगरुआन बिंगजू और चेन्हे द्वारा उन्हें सच्चाई बताए जाने के बाद उन्हें मामलों की वास्तविकता का पता चला। फिर भी, उनके लिए, जिन्होंने अभी तक मानवीय क्रूरता नहीं देखी थी, ये समझना मुश्किल था कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। निस्संदेह ये केवल समय की बात है जब उन्हें पता चला कि न केवल लाशें और जानवर जंगली प्राणियों में बदल गए हैं। जब शांगरुआन बिंगजू ने 2 लोगों की बातचीत के दृश्य को देखा तो उसकी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ गईं और एक क्षण बाद उसने आह भरते हुए कहा, मुझे आशा है कि यूजिन इधर उधर नहीं खेल रही है जैसा कि वह अतीत में करती थी। मुझे नहीं लगता कि बाई जेमिन एक है व्यक्ति जिसके साथ खेलना है। चेन्हे ने हंसते हुए और अटकलों के स्पर्श के साथ कहा, कौन जानता है, शायद वे दोनों एक साथ समाप्त हो जाएं। हालांकि बाई जेमिन की व्यक्तिगत पृष्ठभूमि कुछ खास नहीं हो सकती है, लेकिन इस दुनिया में उनकी व्यक्तिगत ताकत सम्मान के लिए पर्याप्त है।
यहाँ तक कि यीजुन की भी परिवार उसे स्वीकार कर सकता है, क्या आपको नहीं लगता? कौन जानता है? शांगगुआन बिन जू ने बिना किसी स्पष्ट रुचि के उत्तर दिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। इस बीच चेन हे गुप्त रूप से बहुत खुश था। वो यीजुन एक सुंदर, आकर्षक और बुद्धिमान महिला थी। उसने नहीं सोचा था कि कोई भी स्वस्थ आदमी उसका तब तक विरोध कर सकता है जब तक वह उसे चाहती है। इस तरह जिस महिला से वह प्यार करता था, उसके बारे में उसकी चिंताएं आवश्यक नहीं होंगी। रात का खाना परोसा गया और इसमें चावल के साथ भुनी हुई सब्जियां और मांस का एक टुकड़ा शामिल था। हालांकि समूह द्वारा स्थापित मतभेद, व्यवहार, प्राथमिकताएं और नियम तुरंत सामने आ गए। बास्केटबॉल कोर्ट के एक एकांत कोने में लगभग 5 दोस्तों का एक समूह इकट्ठा हुआ था और वे बेचैनी के भाव से अपने हाथों में लिए भोजन को देख रहे थे। वे मांस क्यों खा सकते हैं लेकिन हम केवल चावल खा सकते हैं? जब एक छात्र ने अपने कटोरे में सफेद चावल को अपनी चॉपस्टिक से मसला तो उसने शिकायत की। इन लोगों के भोजन के कटोरे में शुद्ध सफेद चावल होता था और कुछ नहीं। उनके कटोरे में एक भी सब्जी नहीं थी। कीमती, पोषक तत्वों से भरपूर मांस तो दूर की बात है। क्या ये सब उस मूर्खतापूर्ण नियम के कारण नहीं है? जब उसने सफेद चावल अपने मुंह में डाला और बिना अधिक इच्छा के चबाया तो एक अन्य ने उपहास किया। उस बायजेमिन आदमी ने पहले ही कहा था, जो लोग लड़ने या भोजन की तलाश में बाहर जाने के इच्छुक नहीं हैं वे केवल बचे हुए भोजन से ही काम चला सकते हैं। उन लाशों से लड़ने के लिए बाहर जा रहे हैं। केवल एक मूर्ख व्यक्ति ही इतना जोखिम भरा काम करेगा। एक अन्य छात्र, जो लगभग 6 फीट लंबा था, खुद को कोसने से नहीं रोक सका और उसने कहा, चूंकि कुछ मंदबुद्धि लोग सुपर हीरो की भूमिका निभा रहे हैं तो उन्हें रहने दीजिए। कौन है जो अपने सही दिमाग में इस जगह की आराम और सुविधा को छोड़कर इसकी तलाश में जाएगा? खाना भी। जियोन वांग सही है। चश्मा पहनने वाले, ठंडी आंखों वाले एक छात्र जो चुप रहा था, ने बताया, बायजेमिन खुद से बहुत भरा हुआ है। लेकिन लोग इस तरह के अंतर को बहुत लंबे समय तक बर्दाश्त करने की संभावना नहीं रखते हैं। दोस्तों के समूह ने चारों ओर देखा और महसूस किया कि वास्तव में ऐसे कई लोग थे जो भोजन वितरण में अंतर से नाखुश थे और उनके साथ समान व्यवहार कर रहे थे। यह असंतोष सफेद चावल खाने वाले उन लोगों की तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से और भी अधिक बढ़ रहा था, जिनके कटोरे में सब्जियां और मांस का एक टुकड़ा था। हालांकि भोजन अब विशेष रूप से दुर्लभ नहीं था और अब 400 से अधिक जीवित बचे लोगों के समूह को 2 सप्ताह तक खिलाने के लिए पर्याप्त था यदि वे बेकार थे, और यदि वे सावधान रहें तो 1 महीने के लिए। बायजेमिन ने जिस नियम को जबरन लागू करने का सुझाव दिया था वह अभी भी जारी था। इसलिए भोजन वितरित करने से पहले प्रत्येक व्यक्ति से सवाल किया गया कि क्या वे उन लोगों का समर्थन करने के लिए साजो सामान संबंधी कार्य करने के इच्छुक हैं जो सक्रिय रूप से अग्रिम पंक्ति में लड़ रहे हैं। जो लोग काम करने के इच्छुक थे वे बेहतर खाना खा सकते थे और खुद को तृप्त भी कर सकते थे, उन लोगों के विपरीत जो व्यायामशाला की सुरक्षा छोड़ने को तैयार नहीं थे। निस्संदेह जो लोग लड़े वे उपलब्ध सर्वोत्तम भोजन खा सकते थे और अपनी इच्छानुसार खा सकते थे तथा आपूर्ति पर नियंत्रण भी रख सकते थे। उदाहरण के लिए गाओमिन, ली ना, फैंगवू और वू यीजुन वर्तमान में समूह के लिए कुछ खास नहीं लाए। हालांकि चेन हे और शांगगुआन बिन जू के समर्थन से चारों एक ऐसे व्यक्ति के इलाज का आनंद ले सकते थे जिसने काम किया था। उपचार में इस तरह के अंतर से जीवित बचे लोगों के बीच स्वाभाविक रूप से थोड़ी हलचल मच गई क्योंकि यह सर्वनाश की शुरुआत के बाद पहली बार हुआ था। नहीं खाना है तो मत खाओ, बड़ी बड़ी बातें करना बंद करो, एक महिला आवाज ने शिकायत करने वाले दोस्तों के समूह को बाधित कर दिया। जब वे पीछे मुड़े तो उन्होंने देखा कि 2 लड़कियां उनकी ओर उदासीनता से देख रही हैं और उनके हाथ में सफेद चावल का कटोरा है। तुम लड़कियां भी सिर्फ सफेद चावल खा रही हो लेकिन तुम उस लड़के का समर्थन करती हो। जिस छात्र ने सबसे पहले बात की थी उसने उन्हें ऐसे देखा जैसे वे पागल हो। हमें महिला छात्रावास से बड़े भाई बाई, बड़ी बहन शांगगुआन, बड़े भाई चेन और बड़े भाई पिंग ने बचाया था। आपके विपरीत हम दोनों उस हाथ को न काटने का मतलब जानते हैं जो हमें खाना खिलाता है। वही लड़की उन्हें घृणा भरी नजरों से देखने लगी। आप एक कार्य के लिए वहां पहुंचे, यह अच्छा लहजा है। चश्मा पहने छात्र ने खर्राटे लेते हुए आवाज ऊंची की। लड़की गुस्सा होने ही वाली थी कि उसकी सहेली ने धीरे से उसका हाथ खींचकर रोक लिया।
दूसरी लड़की ने 5 लोगों के समूह को देखा और ठंडे स्वर में कहा, तुम लोग वास्तव में नहीं जानते कि क्या अच्छा है। अगर तुम लोगों को पता होता कि लगभग पूरे सप्ताह तक भूखा रहना कितना डरावना होता है तो मुझे यकीन है कि तुम लोग रेंग रहे होते। कुत्ते सफेद चावल का एक कटोरा मांगते हैं जैसे आप अभी तिरस्कार कर रहे हैं। पहली लड़की का नाम लिंग मिंग और दूसरी लड़की का नाम जियो रोंग था। दोनों नए थे और अतीत में उनके भी प्रेमी जोड़े थे क्योंकि वे काफी सुंदर थे। हालांकि जब दुनिया बदली तो वे महिला छात्रावास की तीसरी मंजिल पर फंस गईं, और जब उन्होंने पहले दिन खिड़की से मदद के लिए पुकारा तो वे सभी पुरुष जिन्होंने उनकी रक्षा करने की कसम खाई थी, मुर्गियों की तरह भाग गए। लगभग पूरे 1 सप्ताह तक भूखे रहने के बाद और यह महसूस करने के बाद कि सुंदरता और खोखले शब्द अब कार्यों और सच्ची ताकत जितने महत्वपूर्ण नहीं थे, लिंग मिंग और जियो रोंग इस हद तक परिपक्व हो गए थे कि नए छात्रों के रूप में भी वे इस समूह से अधिक समझदार थे। तृतीय वर्ष के पुरुष छात्र। बहस धीरे धीरे उस हद तक नियंत्रण से बाहर होने लगी जहां अधिक लोग मैदान में शामिल होने लगे और जो आवाजें पहले फुसफुसाहट थीं, वे अब गुस्से और शर्मिंदगी की चीखों में बदलने लगी। अध्याय 67 सबसे शक्तिशाली राजा है भाग 1। तुमने क्या कहा? बकवास का एक टुकड़ा। मैंने कहा तुम काया हो, इसीलिए तुम वही खा रहे हो जो तुम खा रहे हो, जबकि मुझे तुमसे बेहतर चीजें मिल रही हैं। तुम सिर्फ एक दिखावा करने वाले कुत्ते में बदल रहे हो लेकिन तुम अभी भी एक कुत्ते हो। सिर्फ कुत्ता बनने से बेहतर है कि ऐसा कुत्ता बने जो दिखावा कर सके। यह मौखिक विवाद 2 नए छात्रों और 5 दोस्तों के समूह से लेकर आसपास के क्षेत्र तक फैल गया और यह नियंत्रण से बाहर होता जा रहा था। जिन लोगों ने सबसे अच्छी चीजें खाईं, उन्होंने सबसे खराब चीजें खाने वालों पर अपनी श्रेष्ठता दिखानी शुरू कर दी और जिन्होंने सबसे खराब चीजें खाईं, उन्होंने सबसे अच्छी चीजें खाने वालों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। चूंकि दुनिया 6 दिन पहले बदल गई थी, इसलिए इन सभी लोगों को धातु की सलाखों वाली छोटी खिड़कियों से गुजरने वाली किरणों के अलावा किसी भी सूरज की रोशनी देखने के बिना व्यावहारिक रूप से बंद कर दिया गया था। कुछ उत्परिवर्तित जानवरों की कभी कभार दूर दहाड़ने की कैद और यह जानने का डर कि मौत लगातार उनके सिर पर मंडरा रही है, ने इन सभी लोगों को, जिनके पास सोने के लिए आरामदायक जगह भी नहीं थी, भारी मात्रा में तनाव पैदा कर दिया था। जहां गिलास को ओवरफ्लो होने में केवल एक छोटी सी बूंद लगती थी। अब जब अंततः संघर्ष की एक छोटी सी ज्वाला भड़क उठी, तो सभी ने दबी हुई निराशा को दूर करने और अपने कंधों पर बोझ बने डर को दूर करने के प्रयास में महत्वहीन मामलों पर बहस करना शुरू कर दिया। बाई जेमिन अपनी जगह से चुपचाप सब कुछ देखता रहा और अपना खाना खाता रहा जैसे कि उसे जो कुछ भी हो रहा था उसकी कोई चिंता नहीं थी। वो येजुन ने अचानक हुई गड़बड़ी पर भौहें उठाईं और ध्यान से पूछने से पहले बाई जेमिन की ओर देखा, क्या आप उन्हें नहीं रोकेंगे? कोई जरूरत नहीं है। उसने आगे की ओर इशारा करने से पहले अपना सिर हिलाया और हल्के से कहा, आकर्षक राजकुमार और सुंदर राजकुमारी वैसे भी ऐसा करेंगे। आकर्षक राजकुमार और सुंदर राजकुमारी। वो येजुन ने बाई जेमिन की निगाहों का पीछा किया और आखिरकार समझ गया कि वह किस बारे में बात कर रहा था। तुम बहुत मजाकिया हो हे। जब उसने शांगुआन बिंगजू और चेन ही को संघर्ष के केंद्र की ओर चलते देखा तो वह अपना सिर हिलाने और खिलखिलाने से खुद को नहीं रोक सकी। बाई जेमिन ने अनजाने में अपना खाना बंद कर दिया और अपनी आंख के कोने से अपने बगल में बैठी महिला की ओर देखा। मजेदार। वह कुछ नया है। बाई जेमिन ने अपना सिर हिलाया और आगे देखते हुए अपना खाना खाना जारी रखा। शांगुआन बिंगजू के चेहरे पर गहरी उदासी थी जबकि चेन्ही जो कुछ हो रहा था उसे देखकर कुछ चिंतित दिख रहा था। वे दोनों बड़े परिवारों से थे, इसलिए वे अच्छी तरह जानते थे कि संकट के समय में आंतरिक कलह ही अंत की शुरुआत होती है। यदि इस बिंदु पर वे एक साथ खड़े नहीं हो सके तो इसकी संभावना नहीं थी कि मानवता इस चुनौती से पार पा सकेगी, क्योंकि उन पर न केवल बाहरी तरफ से हमला किया जाएगा बल्कि वे अंदर से भी ढह जाएंगे। मामला इस हद तक पहुंच गया था कि आपस में मिलती जुलती आवाजों के कारण यह समझना असंभव हो गया था कि दूसरे क्या कह रहे हैं और इसलिए किसी ने भी उन दोनों पर ध्यान नहीं दिया। हर कोई एक बार और सभी के लिए चुप हो जाओ। आधी रात में एक गहरी आवाज बिजली की तरह गरजी और जो आवाजें पहले बहुत तेज लग रही थीं, उन्हें ऐसे कुचल दिया गया जैसे कि वह कुछ भी न हो।
चिल्लाने के निकटतम लोगों के कानों में दर्द होने लगा और परिणामस्वरूप उन्हें हल्की सी सीटी की आवाज महसूस हुई। जो व्यक्ति चिल्लाया था वह निश्चित रूप से चेन हे था। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसका स्तर काफी ऊंचा था और लगातार विकसित हो रहा था और लड़ रहा था, उसका पूरा सामान्य शरीर एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में कम से कम 5 या 6 गुना अधिक शक्तिशाली था। मैं ये चेन हे और शांगुआन बिंग जू हैं। मुझे लगता है कि हम कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गए। आमतौर पर सौम्य चेहरे वाले चेन हे के गहरे भाव और शांगुआन बिंग जू के चेहरे पर सामान्य से भी अधिक ठंडे भाव को देखकर कुछ लोग मदद नहीं कर सके, लेकिन यह महसूस करने के बाद डर गए कि उन्होंने अभी क्या किया है। ये देखकर कि हर कोई चुप था, चेन हे उदास चेहरे के साथ जीवित बचे लोगों की भीड़ के बीच से गुजरा और ऊंची आवाज में कहा, आप सभी बेवकूफ हैं। क्या आपको एहसास नहीं है कि आपके द्वारा किया गया ये सारा हंगामा शक्तिशाली प्राणियों को आकर्षित कर सकता है? आसपास का क्षेत्र, हमने अभी तक आसपास का इलाका भी साफ नहीं किया है और इस जगह का केवल उत्तरी क्षेत्र ही अपेक्षाकृत सुरक्षित है। चूंकि वे केवल आपूर्ति की तलाश में फार्मेसी और रेस्तरां में गए थे, केवल उन 2 स्थानों के आसपास के क्षेत्र को ही सुरक्षित माना गया था। हालांकि जिम का दक्षिण, पश्चिम और पूर्व अभी भी सभी प्रकार के प्राणियों और दसियों हजार और यहां तक कि सैकड़ों हजारों लाशों से घिरा हुआ था। चेन वह पहले से ही अपनी आंखों से देख चुका था कि फर्स्ट ऑर्डर का अस्तित्व कितना भयानक था और वह जानता था कि यदि उनमें से 2 या अधिक जीव प्रकट होते हैं तो इस स्थान पर जीवित बचे सभी लोगों को अपनी रक्षा करने में सक्षम किए बिना मार दिया जाएगा। विरोध करने की हिम्मत न होने पर उन सभी ने डर के मारे अपना सिर नीचे कर लिया। हालांकि कई लोग क्रूर हो सकते हैं और असहमत हो सकते हैं, लेकिन किसी ने भी इसे जोर से कहने की हिम्मत नहीं की। कोई मुझे समझाना चाहता है कि यहाँ क्या हुआ? शांगुआन बिंग जू ने अंततः मामले का मुख्य प्रश्न पूछा और वह उत्तर की प्रतीक्षा में एक एक करके लोगों के चेहरों को देखने लगी। बड़ी बहन बिंग, ये सब इस कृतज्ञ व्यक्ति के कारण शुरू हुआ। जियो रोंग आगे बढ़ा और शिकायत करने वाले पहले छात्र की ओर इशारा किया। लिंग मिंग ने भी आगे बढ़कर अपने दोस्त का समर्थन किया। ये सही है, ये व्यक्ति और उसके दोस्त कृतज्ञ हैं। न केवल वे कायरों की तरह दूसरों की पीठ पीछे बात करते हैं, बल्कि वे ये भी नहीं जानते कि निस्वार्थ भाव से दी गई दयालुता की सराहना कैसे करें। आप नुकीला छात्र पीला पड़ गया और उसके बगल में मौजूद दोस्तों के समूह ने दोनों लड़कियों को खून से सनी आंखों से देखा, जैसे वे उनका मांस खाना चाहते हों। क्या वह सच है? चेन हे ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा और पांचों के समूह की ओर सख्ती से देखा। बेहतर होगा कि आप सच बताएं। वर्तमान में हमारे पास इतनी अधिक बाहरी समस्याएं हैं कि हम आंतरिक समस्याओं को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुझे बताएं कि आपका नाम क्या है और बताएं कि यह सब उपद्रव कैसे होता है हुआ, इसलिए हम इसका समाधान ढूंढने का प्रयास कर सकते हैं। युवक ने अपने दांत पीस लिए और बाई जेमिन की ओर देखा, जो अभी भी अपना सिर झुकाए हुए थी और अपने बगल में एक खूबसूरत महिला के साथ खाना खा रही थी। आखिरकार साहस जुटाकर युवक ने चेन हे और शांगुआन बिंग जू की ओर देखा और सीधे स्वर में कहा, मेरा नाम पेई फैंग है, जो अर्थशास्त्र विभाग में 3रे वर्ष का छात्र है। इस सारे हंगामे का कारण है उस नियम के कारण जो उसने पहले रखा था। शांगुआन बिंग जू ने आंतरिक रूप से आह भरी और पेई फैंग के अधिक कहने के बिना भी वह पहले से ही जानती थी कि इस सारी परेशानी का मूल क्या था। उसने उसकी ओर देखा और उदासीनता से कहा, क्या आप बाई जेमिन द्वारा बनाए गए उस नियम के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें योगदान के आधार पर आपूर्ति वितरित की जाती है? पेई फैंग शुरुआती डर के बाद शांत हो गए और बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। उसने उपस्थित सभी लोगों की ओर देखा और जोर से कहा, यह सही है। वह बकवास नियम। मुझे यकीन है कि यहाँ हर कोई गुप्त रूप से पूरी बात से परेशान है। मेरा मतलब है, चलो। कौन सही दिमाग से वहां जाने को तैयार होगा? एक उत्परिवर्तित मच्छर अचानक प्रकट हो सकता है और हमें मौत के घाट उतार सकता है। यहां तक कि जो लोग भरपेट खाने के लिए वहां जाने के लिए सहमत हुए वे निश्चित रूप से मुझसे सहमत हैं, लेकिन दायित्व के लिए ऐसा करने के लिए सहमत हुए। अध्याय 68 सबसे शक्तिशाली राजा है, भाग 2 अंतिम। पेई वांग की बातें सुनकर कुछ लोगों ने अपना सिर नीचे कर लिया और कुछ लोग एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जो बातें उसने अभी कही थीं, वे कुछ हद तक सच थीं।
आखिरकार कौन वास्तव में अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार था जब तक कि ऐसा करना अत्यंत आवश्यक न हो। दरअसल अब तक मरने वाले ज्यादातर छात्र इसलिए मरे क्योंकि उनमें लड़ने की हिम्मत नहीं थी, तब भी जब ज़ोंबी ने उन्हें घेर लिया था और उनके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। यहाँ तक कि जो लोग साजो सामान संबंधी काम करने के लिए बाहर जाने को तैयार हो गए थे, उनमें से भी कुछ ऐसे थे जिन्होंने ऐसा केवल इसलिए किया ताकि वे भरपेट खाना खा सके, किसी अन्य विशेष कारण से नहीं। यदि उन्हें चुनना होता तो वे स्वाभाविक रूप से यथासंभव सुरक्षित स्थान पर रहना पसंद करते। आप बस यही कहना चाहते थे। पेई वांग ने अपना भाषण समाप्त करने के बाद शांगुआन बिंगजू ने धीरे से सिर हिलाया और उसे उसी उदासीन भाव से देखा जिससे ये जानना मुश्किल हो गया कि उसके विचार क्या थे। ये सही है। पेई वांग ने सिर हिलाया, अब ये देखकर और अधिक आश्वस्त महसूस कर रहे थे कि कोई भी उनके पिछले शब्दों का खंडन नहीं कर रहा था। हम हर किसी के साथ समान व्यवहार चाहते हैं। आखिरकार यदि उपस्थित कोई भी व्यक्ति काम नहीं करना चाहता है तो ऐसा नहीं है कि हमें मजबूर किया जा सकता है ना? या क्या हमें भूखा मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा? शांगुआन बिंगजू ने थककर आह भरी और पेई वांग की ओर ऐसे देखा जैसे वह गूंगा हो। मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई भूखा मर रहा है। अतीत में लोग काम करते थे और अपने प्रयासों के आधार पर वेतन कमाते थे, और अब जब समाज अराजकता में गिर गया है तब भी लोग चीजों को किसी तरह चलाने के लिए सहयोग करना होगा। चूंकि हमारी वर्तमान स्थिति में पैसे का कोई मूल्य नहीं है, इसलिए भोजन सबसे अच्छी मुद्रा है। क्या आप बेहतर खाना चाहते हैं? ये कहते हुए शांगुआन बिंगजू मुड़ा और जाने ही वाला था, लेकिन अचानक रुक गया और पेई वांग की ओर उदासीनता से देखा। बस एक और बात, अगर आप में से कोई भी हम लोगों के पीछे, जो आपकी युवा त्वचा को स्वस्थ रखते हैं, कुछ भी बुरा बोलने की हिम्मत करता है, तो बेहतर होगा कि आप परिणामों के लिए खुद को तैयार कर लें। चेन हे ने उपस्थित सभी लोगों की ओर देखा और कहा, यदि आप में से कोई भी हमारे नियमों से असहमत है तो आप जा सकते हैं। कोई भी आपको आपकी इच्छा के विरुद्ध नहीं रोक रहा है। मुझे यकीन है कि जब आप एक ज़ोंबी से मिलेंगे तो आप दया की भीख मांगते हुए वापस आएंगे वहां। ऐसा कहने के बाद चेन हे ने मुड़कर शांगुआन बिंगजू का पीछा किया और बाई जेमिन की ओर देखा, जिसने दूसरों की राय की परवाह किए बिना अपना खाना खाना जारी रखा। यदि ऐसा पहले होता तो चेन हे ऐसे शब्द नहीं कहते, लेकिन वह धीरे धीरे इस नई दुनिया को अपना रहा था और हालांकि यह आसान नहीं था। वह जानता था कि अगर वह चाहता है कि इस समूह में किसी प्रकार की व्यवस्था हो तो यह आवश्यक है। अन्यथा यदि सभी ने वही किया जो वे चाहते थे तो उनके जानने से पहले ही सब कुछ एक आपदा बन जाएगा। पेई वांग का चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि इस स्थिति में उनके शब्दों का कोई महत्व नहीं है। भले ही अन्य बचे लोग उससे सहमत हों तो क्या, चाहे कुछ भी हो, कोई भी कभी भी उसका समर्थन करने को तैयार नहीं होगा क्योंकि जीवित रहने के लिए उन्हें मुख्य सेनानियों की आवश्यकता है। अब समझ में आया। अपनी जगह जाने। जियो रोंग ने पीछे मुड़ने और उस जगह से जितना संभव हो सके दूर चलने से पहले उसे एक जोकर की तरह देखा। यहां तक कि कुत्ता भी उस हाथ को नहीं काटता जो उसे खाना खिलाता है। क्या आप अभी भी इंसान हैं या क्या? लिंग मिंग ने ऐसे व्यक्ति के करीब रहने के इरादे से अपने दोस्त का पीछा करने और उसका पीछा करने से पहले उसे घृणा की दृष्टि से देखा। न केवल दोनों लड़कियों ने उसे तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से देखा, बल्कि उसकी तरह सफेद चावल खाने वाली अन्य सभी लड़कियों ने भी उसे वैसी ही दृष्टि से देखा और चली गईं। पहले वे एक ही समूह के थे जो नए खाद्य वितरण नियम से नाखुश और असंतुष्ट थे, लेकिन अब जब शांगुआन बिंगजू और चेन हे ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के बाई जेमिन का पक्ष लिया था, तो इनमें से किसी भी जीवित बचे व्यक्ति ने डर के मारे पेई वांग के साथ रहने की हिम्मत नहीं की। उन्हें कृतघ्न लोगों के रूप में लेबल किया जाएगा और उनके साथ जो व्यवहार किया जाएगा वह और भी बदतर होगा। पेई वांग के लिए ये भय की बात थी कि उसके करीबी दोस्तों ने भी मुड़ने और चावल के कटोरे लेकर चले जाने से पहले उसे शर्म की नजरों से देखा। एक अजीब और थोड़े भारी माहौल में वह स्थान कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया, इससे पहले कि एक आकस्मिक और उदासीन आवाज ने चुप्पी तोड़ दी। उन्हें यह मांस निश्चित रूप से अच्छा है। सभी ने आवाज के स्रोत का अनुसरण किया और देखा कि कैसे बाई जेमिन ने धीरे से खड़े होने से पहले अपना कटोरा एक तरफ रख दिया।
उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पेई वान की ओर देखा और बिना कुछ कहे पलट गया और चुपचाप चला गया। और करता भी क्या? जब सब कुछ पहले ही स्पष्ट हो चुका हो तो मामले को जारी रखें। क्या ये स्वयं को एक काया और तुच्छ चींटी के स्तर तक गिराना नहीं था? बाय जैमिन के पास करने के लिए बेहतर काम थे और पेई वान की छोटी सी हरकत उसे कभी भी किसी भी तरह से प्रभावित नहीं कर सकती थी। एक क्षण बाद वू येजुन की आवाज सभी के कानों तक पहुंची, बस आपको एक अनुस्मारक, क्योंकि आपको वर्तमान स्थिति का एहसास नहीं है। नियम अब यहां मौजूद नहीं है, समाज वास्तव में गिर गया है और यहां तक कि चीन की केंद्र सरकार भी प्रतिक्रिया नहीं देती है। चूंकि मैं प्रधानमंत्री की पोती भी इन परिस्थितियों में हूं, मैं दयालुता के कारण आपको सलाह देती हूं कि ऐसे व्यक्ति के धैर्य की सीमा को न भड़काएं, जिसकी ताकत शायद हम सभी में सबसे अधिक है। मेरा विश्वास करें, आप सभी बहुत अच्छे हैं, आप भाग्यशाली हैं कि आपके पेट में भोजन है और आपको इसकी सराहना करनी चाहिए और इसके लिए आभारी होना चाहिए। उन शब्दों को कहने के बाद वू येजुन ने शांगगुआन बिंगजू और उसके समूह की ओर चलने से पहले पेई वान को उदासीनता से देखा। सबसे पहले वू येजुन की असली पहचान जानकर हर कोई आश्चर्यचकित और अवाक रह गया। हालांकि जल्द ही वह विस्मय और हैरानी डरावनी हो गई, क्योंकि अगर उसने जो कहा वह सच था और वह वास्तव में चीनी प्रधानमंत्री की पोती थी, तो तथ्य यह है कि वह यहाँ है और यहाँ तक कि उसे लगभग पूरे एक सप्ताह तक भूखा रहना पड़ा। इसका मतलब यह था कि केंद्रीय सरकार वास्तव में बड़ी मुसीबत में थी, अन्यथा उसका परिवार पहले से ही उसकी तलाश में यहाँ होता। इसके अलावा वू युजिन के शब्दों का एक और निहितार्थ था और वह ये था कि बाय जेमिन ने पहले ही एक व्यक्ति को लाश में फेंक दिया था, दूसरे से शायद उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए बेहतर होगा कि आज्ञाकारी रहें और अनावश्यक रूप से परेशानी न पैदा करें। मनुष्य वास्तव में घृणित है। लिलिथ ने अपने सुंदर पैरों को धीरे से हिलाते हुए तिरस्कारपूर्वक हंसी। फिलहाल वह एक बड़ी संगमरमर की मेज पर बैठी बाय जेमिन की हरकतों को उत्सुकता से देख रही थी। वास्तव में, लेकिन सिर्फ इंसान ही नहीं, मुझे लगता है कि कोई भी बुद्धिमान जाति उतनी ही लालची होगी। सभी नहीं, मैं एक ही सामान्य उद्देश्य के लिए कार्य करने वाली जातियों को जानता हूं। हालांकि ये दुर्लभ है। धिक्कार है एलियंस। वैसे बाय जेमिन, तुम क्या कर रही हो? क्या आप वाकई कह रहे हो? बाय जेमिन ने ब्लेजिंग रिंग और हरिकेन नेकलेस को उतारकर मेज पर रख दिया और जब उन्होंने उनका निरीक्षण किया तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। ये दो वस्तुएं पहली दो चाबियां हैं जो मेरे लिए विकास का द्वार खोलेंगी। अध्याय 69, मन को नियंत्रित करना कठिन। सर्वनाश की शुरुआत के बाद से छठे दिन की रात किसी दूर के प्राणी की कभी कभार भयानक दहाड़ के अलावा बहुत अधिक शोर और कुछ भी ध्यान दिए बिना समाप्त हो गई। सूरज की रोशनी की पहली किरण के अवतरण के साथ पृथ्वी पर सोल रिकॉर्ड के आगमन के बाद से 7वां दिन अंततः आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ। एक सप्ताह हो गया जब दुनिया बदल गई थी और समाज का पतन हो गया था। जब बाय जेमिन अन्य समूह के नेताओं और अपने अधीनस्थों से मिले तो बचे हुए लोगों को शिक्षकों द्वारा एक एक करके जागृत किया जा रहा था। बहुत ज्यादा देरी किए बिना और दिन में मिलने वाली रोशनी का अधिकतम लाभ उठाने की चाहत में एक साधारण नाश्ता तैयार किया गया, जिसमें उन लोगों के लिए उबले हुए बंस शामिल थे जो काम करने के इच्छुक नहीं थे, उनके लिए 2 बंस, और जो काम करने के इच्छुक थे उनके लिए 2 बंस शामिल थे। साथ में सेनानियों के लिए दूध का एक कार्टन भी। वू येजुन ने अपने हाथों में दूध के कार्टन को देखा और अंदर से कड़वाहट महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी। अतीत में वह कभी भी चीन में पैकेज्ड दूध का स्वाद नहीं चखती थी, क्योंकि लोगों को कैंसर होने के मामले आम थे और वह कभी भी आयातित दूध के अलावा कुछ भी नहीं पीती थी। हालांकि भूख का अनुभव करने के 6 दिनों के बाद इस छोटी राजकुमारी को पता चला कि अतीत की दुनिया अब अस्तित्व में नहीं है और परिवर्तनों पर दर्द के साथ उसने खुशी से दूध पी लिया। जिसने भी सबसे तेजी से अनुकूलन किया उसके जीवित रहने की सबसे अधिक संभावना थी, और वू येजुन तब तक मरने को तैयार नहीं थी, चाहे उसे जीवित रहने के लिए कुछ भी करना पड़े, जब तक वह एक महिला के रूप में अपनी गरिमा बनाए रख सकती थी। नाश्ते के बाद शांगगुआन बिंगजू, लियांग पेंग और चेन हे ने काम करने के इच्छुक बचे लोगों में से लगभग 50 या 60 लोगों का एक समूह चुना और फर्स्ट ऑर्डर ब्लेजिंग बीटल के खोल को हटाने और मांस की व्यवस्था करने के लिए सावधानी से फार्मेसी की ओर प्रस्थान किया, ये जांचना कि यह पीने योग्य है या नहीं। चलो चलें।
काम पर जाने का समय हो गया है। भाई जैमिन ने जीवित बचे लोगों के समूह को एक इमारत के कोने के आसपास गायब होते देखा और फिर अपने बगल के 3 लोगों को देखा। फू जुएफेग, कई जिंगी और झोंक दे खड़े थे और उन्होंने छिपी हुई श्रद्धा से उसकी ओर देखा। उन तीनों ने देखा था कि फर्स्ट ऑर्डर विकसित ज़ोंबी कितना भयावह था और समूह के 4 सबसे मजबूत विकसित लोगों में से केवल बाई जेमिन ही इसे दबाने में सक्षम थी, जबकि शांगुआन बिंग जू ज़ोंबी के एक ब्लेड के खो जाने के बाद इसे मुश्किल से नियंत्रित कर सका था। वर्तमान में बाई जेमिन के 4 अधीनस्थ लगभग स्तर 5 या स्तर 6 के थे, और जितना अधिक वे ऊपर चढ़ते थे और जितने अधिक आंकड़े प्राप्त करते थे, उतना ही अधिक उन्हें एहसास होता था कि उनकी ताकत कितनी विशाल थी और उनके प्रति उनके मन में सम्मान भी उतना ही अधिक बढ़ गया था। उन्हें ऐसी शक्ति सुरक्षित रूप से प्राप्त करने की अनुमति देने के लिए उनके प्रति कृतज्ञता महसूस हुई। तीनों ने दृढ़ भाव के साथ सिर हिलाया और बाई जेमिन ने भी संतुष्टि में सिर हिलाया और फिर मुड़कर विपरीत दिशा में चलने लगी, जहां से शांगुआन बिंग जू के नेतृत्व में जीवित बचे लोगों का बड़ा समूह निकला था। जबकि शांगुआन बिंग जू के समूह ने फर्स्ट ऑर्डर बीटल के मांस पर काम किया, बाई जैमिन और उनके समूह ने विश्वविद्यालय के दक्षिण में रास्ता साफ करना शुरू कर दिया, जिससे आसपास के क्षेत्र में दिखाई देने वाली लाशों और अन्य प्राणियों को खत्म कर दिया। जहां तक कांग लैन का सवाल है, बाई जेमिन ने आपूर्ति की देखभाल के लिए उसे व्यायामशाला में छोड़ दिया क्योंकि उसे जीवित बचे लोगों में से किसी पर भी भरोसा नहीं था। उन्होंने उसे आश्वासन दिया कि कल कोई और उसकी जगह ले लेगा और वह अनावश्यक असंतोष से बचने के लिए अपना स्तर भी बढ़ा सकती है। कई जिंगी और झोंक डे के साथ फू जुएफेग बाई जैमिन से अलग हो गए और पश्चिमी क्षेत्र में एक समूह के रूप में आगे बढ़ना शुरू कर दिया। फू जुएफेग 2 बड़े रसोई ब्लेडों का उपयोग कर रहा था क्योंकि वह वास्तव में खंजर जैसे हथियारों को संभालने का आदी होना चाहता था। दूसरी ओर कई जिंगी और झोंक दे दोनों के पास लोहे के पाइप थे जिनके सिरों पर पॉलिश की गई थी, इसलिए इसे छेदना बेहद तेज था ज़ोंबी की कम सुरक्षा के माध्यम से। यहाँ तक कि अगर स्तर 9 या 10 का उत्परिवर्तित कुत्ता दिखाई देता है, तो उनमें से 3 स्तर 5 या 6 की टीम के साथ वे बाई जेमिन के लिए घटनास्थल पर पहुंचने के लिए आसानी से समय खरीद सकते हैं, जब तक कि चपलता आधारित राक्षस या उच्च स्तर का प्राणी हो। ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि उन्हें अपने आप ठीक होना चाहिए। उन तीनों ने अद्भुत काम किया क्योंकि जब उनमें से एक की सहनशक्ति बहुत अधिक समाप्त हो जाती थी तो दूसरा व्यक्ति उस थके हुए व्यक्ति की जगह ले लेता था ताकि उन्हें आराम मिल सके। धीरे धीरे और निश्चित रूप से दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में 3 लोगों द्वारा एक एक करके लाशों का सफाया करना शुरू कर दिया गया, जो पहले सामान्य बचे लोगों से ज्यादा कुछ नहीं थे, लेकिन उनकी बहादुरी और साहस की बदौलत उन्हें विकसित इंसान बनने का महान अवसर दिया गया। इस बीच बाई जेमिन व्यायामशाला के दक्षिण पूर्व की ओर किसी भी दुश्मन जीवित प्राणी को नष्ट करने का ख्याल रख रही थी, धीरे धीरे विश्वविद्यालय के दक्षिण की ओर बढ़ रही थी। हालांकि अगर वह चाहता तो बहुत तेजी से काम कर सकता था। वर्तमान में और उस दुर्लभ अवसर का लाभ उठाते हुए जब आसपास कोई नहीं था, बाई जेमिन अपने रक्त हेरफेर कौशल के साथ अभ्यास कर रहा था और अपने शरीर के अंदर मैना को यथासंभव बेहतर तरीके से नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। 3 लाशों ने हवा सूंघ ली और उनकी बेजान सफेद आंखें आगे देखने से पहले उनके कान हिलने लगे। एक भूखे जानवर की तरह 3 गुर्राने के साथ 3 लाशें कुछ मीटर दूर जीवन के स्रोत की ओर आगे बढ़ने लगी, भले ही कौन मजबूत या कमजोर था। बाई जेमिन ने अपनी उपस्थिति को छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया और न ही उसने अपने कदमों की आहट को शांत करने की कोशिश की, जिससे लाशों को उस पर ध्यान देने का मौका मिला। 10 मीटर से कुछ अधिक दूर 3 लाशों को आते देखकर उसने अपने कदम रोक दिए और धीरे से अपने बैग से खून की एक बोतल निकाली। बोतल का लगभग 3/4 भाग पक्की जमीन पर गिराने के बाद वह रुका और लाशों को नजरअंदाज करते हुए अपना पूरा ध्यान खून पर केंद्रित करने से पहले एक गहरी सांस ली। जैसे ही उसने मन को अंदर प्रसारित करना शुरू किया, उसने टिप पर 3 पतले लेकिन शक्तिशाली भेदी भाले की कल्पना की। कुछ सेकंड बाद लगभग 1 मीटर के 3 लाल भाले जमीन पर पड़े थे और तरल खून कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। 3 लाल भाले असली भाले की तरह दिखते थे जो एक लोहार के हाथों से बनाए गए थे और किसी के लिए भी यह सोचना मुश्किल होगा कि कुछ सेकंड पहले वे सिर्फ तरल रक्त का एक पोखर थे, क्योंकि हालांकि उनके पास कोई विशेष सजावट नहीं थी, वे वास्तव में थे अच्छी तरह से गठित।
उसके हाथ के एक झटके से 3 भाले मैना की लहर से घिर गए और लाशों की ओर बढ़ने से पहले हवा में तैरने लगे और उनके सिर पर सटीक निशाना लगाया। भाई जेमिन ने असंतोष से भौहें चढ़ा ली। वास्तव में उसने रक्त भाले बनाने के लिए केवल 3 मन अंक और उन्हें जुटाने के लिए अन्य 3 मन अंक खर्च किए थे। इस बात पर विचार करते हुए कि इससे पहले कि वह कम से कम 20 अंक खर्च करता, ये काफी सुधार था। हालांकि समस्या समय की थी। भाई जेमिन को भाले बनाने की प्रक्रिया की कल्पना करते समय अपने मन को सावधानीपूर्वक हिलाने में लगभग 20 सेकंड लगे थे और वह बहुत लंबा था। इस परिस्थिति में ये ठीक था क्योंकि लाशें केवल 3 थीं और धीमी थीं, लेकिन वास्तविक युद्ध में वह ऐसी चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अध्याय 70 निकास पथ साफ करने की शुरुआत। नहीं, समय ही एकमात्र समस्या नहीं है। भाई जेमिन ने अपना सिर हिलाया और उसके चेहरे पर झुंझलाहट और गहरी हो गई क्योंकि उसे एहसास हुआ कि चीजें पहले की तुलना में कहीं अधिक जटिल थीं। समय मुख्य समस्या थी क्योंकि वर्तमान में उसके दुश्मन केवल 3 निचले स्तर के ज़ोंबी थे जो कछुए की गति से चलते थे। लेकिन भले ही वे धीमी गति से आगे बढ़ रहे थे, अगर ज़ोंबी की संख्या इतनी अधिक थी कि भाई जेमिन ने कुछ अन्य लोगों को मारने का ध्यान रखते हुए पहले ही दूरी कम कर ली होती, तो कुछ भी सार्थक नहीं होता। लेकिन एक और समस्या जिसे भाई जेमिन ने लगभग नजरअंदाज कर दिया वह थी एकाग्रता। इस स्थिति में ये ठीक था क्योंकि वह उस दुश्मन की कमजोरियों और ताकतों को जानता था जिसका वह सामना कर रहा था। हालांकि क्या उसके अज्ञात शत्रुओं के विरुद्ध ऐसा कुछ करना संभव था? हर विवरण पर ध्यान से विचार करने के बाद भाई जेमिन को जो उत्तर मिला वह जोरदार नहीं था। अपने शरीर को अक्षुण्ण रखने और यथासंभव अधिक से अधिक चोटें झेले बिना उसके पास किसी हथियार या वस्तु के आकार को बनाने और कल्पना करने पर ध्यान केंद्रित करने और फिर युद्ध के मैदान में घूमते समय सावधानीपूर्वक अपने मन को सक्रिय करने का समय भी कैसे हो सकता है? एक ही समय में इतने सारे काम करना न केवल बेहद मुश्किल था बल्कि इससे एक पल के लिए उसका अपनी सुरक्षा पर ध्यान भी भटक सकता था और उसी पल में उसकी जिंदगी खत्म हो सकती थी। ये सचमुच कठिन है। दक्षिण पूर्व दिशा में आगे बढ़ने से पहले उसने अपना सिर खुजलाते हुए आह भरी। जब भी ज़ोंबी के छोटे समूह दिखाई देते थे तो भाई जेमिन ने मन पर अपने नियंत्रण का अभ्यास करने के लिए उन्हें गिनी स्वरों के रूप में इस्तेमाल किया ताकि इसे बेहतर ढंग से संगठित करने के लिए आवश्यक एकाग्रता की मात्रा को कम किया जा सके। उसी समय वह रक्त भाले के गठन की कल्पना करने का सबसे अच्छा तरीका जानने की कोशिश कर रहा था। हथियार के रूप को लगातार बदलने के बजाय भाई जेमिन इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि दूसरों पर ध्यान केंद्रित करने से पहले एक रूप में महारत हासिल करना बेहतर था। उनका फर्स्ट ऑर्डर ब्लड मैनिपुलेशन कौशल दर्द महसूस करने में सक्षम जीवित दुश्मनों के खिलाफ शक्तिशाली था। हालांकि इसका उपयोग रक्त को तरल से ठोस अवस्था में आकार देने और नियंत्रित करने के लिए करना संभव था, लेकिन कठिनाई बहुत बड़ी थी क्योंकि यह भाई जेमिन की कल्पना पर 100% निर्भर था। रूपांतरण प्रक्रिया के दौरान उसे हथियार को आकार देने के लिए उसे बनाने की प्रक्रिया की कल्पना करने की आवश्यकता थी और युद्ध के बीच में ऐसा करना आसान नहीं था। वास्तव में वह इसे अधिक आसानी से करने में सक्षम होने का कारण शायद सर्वनाश शुरू होने से पहले उसके काम का धन्यवाद था, अन्यथा कठिनाई कई परतों में और अधिक होती। जैसे जैसे भाई जेमिन आगे बढ़ता गया, कभी कभी दर्जनों लाशों के समूह दिखाई देते थे और यहाँ तक कि सैकड़ों लाशों से बना एक बड़ा समूह भी था जो किसी एक रास्ते में फंस गया था। लेकिन जब उन्हें उसकी उपस्थिति का एहसास हुआ तो उन्होंने उस पर हमला करना शुरू कर दिया। ऐसे मामलों में भाई जेमिन ने जुआनयुवान तलवार का इस्तेमाल किया। जब वह लाशों के समूह के अंदर और बाहर जा रहा था, उनके सिर को उनके शरीर से अलग कर रहा था और खून के पुल बना रहा था। 2 लीटर की कई बोतलें खून से भरने के बाद भी वह जहां से गुजरा वहां अभी भी खून था और लाशों की क्षत विक्षत लाशें बहुत तेजी से जमा होने लगीं। दूसरी ओर जब भाई जेमिन को एक साथ कई काम करने में सिरदर्द हो रहा था, लिलिथ एक इमारत के शीर्ष पर बैठकर सब कुछ देख रहा था। उसके खूबसूरत चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी और उसकी अलसाए आंखें उस इंसान की ओर देख रही थीं जो कभी कभार अपनी निराशा दूर करने के लिए बेजान लाशों को लात मारता था। यहाँ तक कि मुझे भी उस समय मन के अस्तित्व का आदी होने में पूरा 1 साल लग गया था, लेकिन आपको पहले से ही इसका प्रारंभिक विचार है कि इसे कैसे नियंत्रित किया जाए और इच्छानुसार इसका उपयोग कैसे किया जाए।
फिर भी आप में अभी भी शिकायत करने की हिम्मत है। बड़ा बहन वास्तव में तुम्हें दंडित करने के लिए उत्सुक है। छोटे जमीन हे टिल्डर, उसने चुपचाप हंसने से पहले खुद से फुसफुसाया। व्यायामशाला के उत्तर में, जहां बाई जेमिन और उनके 3 अधीनस्थ वर्तमान में स्थित थे, उससे बिल्कुल विपरीत दिशा में 50 लोगों के निरंतर प्रयासों के तहत विशाल हाथी बीटल को उसके खोल से धीरे धीरे नष्ट किया जा रहा था। बीटल का खोल इस हद तक कठोर था कि बाई जेमिन को भी अपनी तलवार चलाने में, जो 40 के स्तर से नीचे के लगभग किसी भी प्राणी की सुरक्षा को भेदने में सक्षम थी, उसे इसे तोड़ने में समय की आवश्यकता होगी। हालांकि अब जब फर्स्ट ऑर्डर ब्लेजिंग बीटल को मरे हुए कई दिन हो गए थे और बाई जेमिन द्वारा उसकी कुछ आत्मशक्ति को अवशोषित करने के बाद उसकी सुरक्षा में जबरदस्त गिरावट आई थी, शेल अब पहले की तरह मांस से जुड़ा नहीं था। उस छेद का उपयोग करते हुए जो बाई जेमिन ने एक दिन पहले बनाया था जब उसने लियांगपिंग के भारी हथौड़े का उपयोग करके जोरदार प्रहार किया था और प्राणी के कवच के माध्यम से फैली दरारों का लाभ उठाते हुए, बचे लोगों ने चाकू, लोहे के पाइप और किसी भी अन्य वस्तु का उपयोग करना शुरू कर दिया था जो हो सकता था उत्तोलन के रूप में उपयोग किया जाता है। उन्होंने खोल को थोड़ा ऊपर उठाया और बनाई गई छोटी सी जगह का उपयोग करते हुए अन्य लोगों ने तुरंत मांस को काट दिया, जिससे खोल अलग हो गया। जमीन पर धातु जैसी वस्तुओं का एक बड़ा ढेर पहले से ही लगभग 1 मीटर ऊंचा एक छोटा सा पहाड़ बना हुआ था। निस्संदेह यह उस खोल का अवशेष था जिसे सफलतापूर्वक हटा दिया गया था। जैसे ही जीवित बचे लोग काम कर रहे थे, फार्मेसी की तीसरी मंजिल पर खड़े हुए यीजुन, गाओमिन, लीना, शांगुआन बिंगजू, चेन हे और लियांगपिंग ने नीचे देखा। उनमें से कुछ जिज्ञासु नजरों से, कुछ उदासीनता से और कुछ जरूरत पड़ने पर आसपास का निरीक्षण कर रहे हैं। तो क्या आप कुछ विशेष करने के लिए इस राक्षस के खोल का उपयोग करना चाहते हैं? वो यीजुन ने शरारत भरी चमक के साथ अपनी आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। शांगुआन बिंगजू ने थोड़ा सिर हिलाया और धीरे से समझाया, आज नाश्ते के दौरान बाई जेमिन ने मुझसे कहा कि इसे फेंकने के बजाय खोल को अपने पास रख ले, क्योंकि जब हम यहां से निकलेंगे तो वह इसे अच्छे उपयोग में ला सकते हैं। इसके अलावा हम इसे धातु की प्लेटों के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। जब हम निकास सड़क साफ करें तो बसों की सुरक्षा करें। ओह बिंगजू, क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी उससे कोई निजी मुलाकात हुई हो? वो यीजुन ने हंसी रोकी और आश्चर्य से पूछा, किस बिंदु पर ऐसा कुछ हुआ? निजी मुलाकात? शांगुआन बिंगजू ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और अपना सिर हिलाते हुए हैरानी से कहा, नहीं। हमने अपने अपने रास्ते जाने से पहले केवल कुछ शब्दों का आदान प्रदान किया था। वह दक्षिण की ओर जा रहा था और हम उत्तर की ओर जा रहे थे। लेकिन यीजुन, आप क्यों पूछ रहे हैं वह? वैसे भी वह मांस निश्चित रूप से कोमल और मुलायम दिखता है। चेन हे ने अचानक बातचीत में हस्तक्षेप किया और भरिंग के मांस की ओर इशारा किया जो कच्चा होने पर भी स्वादिष्ट लग रहा था। इमारत के अंदर के लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे और शांगुआन बिंगजू मदद नहीं कर सका, लेकिन पूछा, चेन हे, मुझे नहीं पता था कि तुम बीटल मांस के प्रेमी थे। चेन हे का चेहरा ठिठक गया और बुरी तरह शर्माने लगा, क्योंकि उसे लगा मानो सभी की निगाहें उसे घूर रही थीं, जबकि शांगुआन बिंगजू के शब्द अंतिम वार थे। पफ हा 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 हा। वो यीजुन अंततः अपनी हंसी नहीं रोक सका और आंसुओं और हंसी के साथ कहते हुए हंसने लगा, चेन हे, तुम बहुत स्पष्ट हो।